तुम में बिजली की शक्तियाँ साफ तौर पर जागृत हुई, पर सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी जागृत हुई शक्ति अपग्रेड की कमजोर बिजली है, जो सबसे निचले दर्जे के दानव को भी नहीं मार सकती। यहाँ तक कि तुम सिर्फ एक चलता फिरता बल्ब बनकर रह गए हो, पर वे यह नहीं जानते कि जिस पल तुम्हारी शक्तियाँ जागृत हुई, तुम्हारे शरीर में दो बिल्कुल अलग तरह की शक्तियाँ थीं। उस कमजोर बिजली के अलावा एक और ज्यादा गहरी ऊर्जा थी, समय और स्थान का उतार चढ़ाव। तुम लाइन में वापस आए और चारों तरफ से तरह तरह के ताने और मजाक सुनाई देने लगे। दूसरों के दुर्भाग्य पर खुश होने वाली नजरें तुम पर टिकी थीं। तभी एक साफ और प्यारी लड़की की आवाज गूंजी, लिन युआन, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बोलने वाली एक खूबसूरत लड़की थी, सू चिंग्युए। वो लिन युआन के साथ ही पली बड़ी थी। इस वक्त सू चिंग्युए की आंखों में चिंता भरी थी। लिन युआन हल्का सा मुस्कुराया। उन दोनों के माता पिता जिगरी दोस्त हुआ करते थे। लिन युआन के माता पिता 16 साल पहले राक्षसों की लहर में मारे गए थे। मरने से पहले दोनों परिवारों के बड़ों ने उनकी शादी तय कर दी थी। सू चिंग्युए जागृत पत्थर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने अपना हाथ उस पर रखा, क्रिस्टल पत्थर से आंखों को चुंधिया देने वाली चांदी जैसी सफेद रोशनी निकली। पूरे मैदान का तापमान गिर गया। जमीन पर तो बर्फ की एक पतली परत भी जम गई। एस ग्रेड बर्फीली शक्ति। पूरा मैदान हैरान रह गया। सू चिंग्युए उस रोशनी के बीच खड़ी थी। उसने लिन युआन की तरफ देखा। लिन युआन ने उसकी ओर सिर हिलाया। वह सच्चे दिल से उसके लिए खुश था। सू चिंग्युए के लिए ये प्रतिभा पूरी तरह से अच्छी चीज नहीं हो सकती थी, और हुआ भी वही। जैसे ही समारोह खत्म हुआ, काले सूट में एक अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से ऊंचे मंच पर आया और सू परिवार के मुखिया सुजैन के कान में कुछ फुसफुसाया। सुजैन का चेहरा बदल गया, पर वो तुरंत ही शांत हो गया। लेकिन लिन युआन को देखते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी आ गई थी। जागृति समारोह खत्म होने के बाद लिन युआन अकेले ही पुराने शहर के इलाके में अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आया। यह उसके माता पिता की छोड़ी हुई अकेली संपत्ति थी। इतने सालों से दादी वांग उसकी देखभाल कर रही थी। अपने कमरे में वापस आकर लिन युआन ने दरवाजा बंद किया और अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस करने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मन में हल्का सा सोचा। उसकी उंगलियों के सिरे पर तुरंत एक छोटी सी बिजली की चिंगारी कौंधी। यही फग्रेड की बिजली की शक्ति की पूरी ताकत थी। लेकिन फिर लिन युआन ने धीरे से अपनी बाईं मुट्ठी भींची। आसपास का माहौल पानी की लहरों की तरह कांप गया। मेज पर रखा पानी का कप हवा में गायब हो गया। अगले ही पल वो उसके सिर के ऊपर आ गया। समय की गति भी धीमी होती हुई महसूस हुई। खिड़की के बाहर गिरते हुए पत्ते हवा में धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। समय और स्थान की शक्ति, और वो भी एस ग्रेड की। लिन युआन की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसे कल रात से ही कुछ अजीब लग रहा था, जैसे उसके शरीर में कुछ छिपा हुआ हो। अब ऐसा लग रहा था कि वो दोहरी शक्तियों वाला एक दुर्लभ व्यक्ति है, और एक बेहद कमजोर तो दूसरी बेहद ताकतवर। बिल्कुल उल्टा। मेजबान की पूर्ण जागृति का पता चला। दैवीय शक्ति सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। लिन युआन का शरीर कांप गया। फिर वो शांत हो गया। शक्ति पॉइंट्स 0। सिस्टम के कार्य। राक्षसों को मारकर शक्ति पॉइंट्स हासिल किए जा सकते हैं। शक्ति पॉइंट्स का इस्तेमाल अभी के लिए शक्ति का स्तर बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अपनी साधना का स्तर, कौशल में निपुणता, चीजों की पहचान और औषधि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। राक्षसों को मारना। लिन युआन ने खिड़की से बाहर देखा। दोंघाई शहर के बाहरी इलाकों में अक्सर निचले दर्जे के राक्षस दिखाई देते हैं। यह नई शक्ति उपयोगकर्ताओं के लिए अभ्यास करने की जगह है। कहते हैं कि एक एस क्लास टाइम स्पेस काबिलियत है, लेकिन अभी तक उसकी दोनों शक्तियां एक्टिवेट नहीं हुई हैं। दोनों की ताकत बहुत कम है, इसलिए अभी डोंघाई शहर के बाहरी इलाके में जाना मौत को दावत देने जैसा ही है। लिन को अचानक कुछ याद आया। सिस्टम ने सिर्फ इतना कहा था कि मॉन्स्टर्स को मारने से एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे। यह नहीं कहा था कि उन्हें मारने के लिए काबिलियतों का इस्तेमाल करना जरूरी है। वो एक कोने में गया और एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर उसके माता पिता का छोड़ा हुआ सामान था। कुछ कपड़े, कुछ तस्वीरें और कुछ पैसे भी थे। ठीक उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सू परिवार से कोई आया है। वांग दादी की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। लिन युआन ने भौहें सिकोड़ी और दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर 2 लोग खड़े थे। एक सू परिवार का बटलर था और दूसरी थी चिंग्युए। लिन थोड़ा हैरान हुआ। सू चिंग्युए अपने होंठ काट रही थी। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसके पीछे खड़े बटलर ने सपाट चेहरे से कहा, छोटे मालिक लिन, मालिक ने आपको सू हवेली में बुलाया है।
आपकी और मिस चिंग्युए की सगाई के बारे में बात करने के लिए। ये सुनकर लिन का दिल बैठ गया। वो जानता था कि जिसका डर था वही हुआ। सू परिवार का मुख्य हॉल। माहौल बहुत गंभीर था। सू परिवार के मुखिया सुजैन मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। दोनों तरफ सू परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे थे। लिन हॉल के बीच में खड़ा था। सू चिंग्युए उसके पास जाकर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया। लिन, आज तुम्हें यहाँ तुम्हारी और चिंग्युए की सगाई के मामले पर बात करने के लिए बुलाया है। सुजैन ने सीधे मुद्दे की बात की। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। अंकल सू, कृपया कहिए। लिन न तो डरा हुआ था और न ही घमंडी। सुजैन ने उसे गहरी नजर से देखा। तुम्हारे माता पिता ने तब ये सगाई इसलिए तय की थी क्योंकि वे चाहते थे कि हमारे दोनों परिवार पीढ़ियों तक अच्छे दोस्त बने रहें। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। चिंग्युए ने एक एस क्लास काबिलियत हासिल कर ली है और अब वो यकीनन ताकतवरों के रास्ते पर चलेगी। और तुम, एक बुजुर्ग ने बात आगे बढ़ाई। लिन, हम घमंडी लोग नहीं हैं, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि एक एस क्लास काबिलियत वाला इंसान परिवार के लिए और पूरी इंसानी बिरादरी के लिए क्या मायने रखता है। चिंग्युए का भविष्य सगाई के एक कागज से नहीं बंधना चाहिए। तो सू परिवार का मतलब है। सुजैन का चेहरा गंभीर हो गया। ये सुनकर लिन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने आगे कहा, सगाई तोड़नी है तो तोड़ दो, लेकिन मेरे माता पिता ने जो चीजें सू परिवार के पास छोड़ी थी वो तुम्हें मुझे देनी होंगी। ये सुनकर सुजैन का चेहरा बदल गया। तुम्हें उस बारे में कैसे पता चला? असल में लिन को बिल्कुल नहीं पता था कि उसके माता पिता ने सू परिवार के पास क्या छोड़ा था। वो तो बस अपनी यादों के कुछ टुकड़ों के आधार पर अंदाजा लगा रहा था। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सुजैन काफी देर तक चुप रहे, फिर धीरे से दोबारा बोले, नहीं, अभी की हालत में अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता की छोड़ी हुई चीज मिल भी जाए तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। लिन का चेहरा भी बेहद ठंडा पड़ गया। तो इसका मतलब सू परिवार मेरे माता पिता की छोड़ी हुई चीजों को हड़पना चाहता है? सुजैन शांति से लिन को देखते रहे, फिर उन्होंने एक आह भरी, जब ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आज से 10 दिन बाद डोंगहाई एरेना में तुम और चिंग्युए सबके सामने एक मुकाबला करोगे। अगर तुम चिंग्युए के खिलाफ 10 मिनट तक बिना हारे टिक गए तो मैं तुम्हें वो चीजें दे दूंगा, और अगर नहीं टिक पाए। पिताजी, सू चिंग्युए खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, यह नाइंसाफी है, मैं एस क्लास की हूँ। सुजेन ने ठंडे स्वर में कहा, यह परिवार का फैसला है। लिन युआन सू चिंग्युए को बेचैन देखकर अपने दिल में एक गर्माहट महसूस कर रहा था। ये लड़की सच में उसकी परवाह करती थी। लिन ने अचानक कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। हॉल में मौजूद सभी लोग चौंक गए। 10 दिन बाद अरीना में मिलते हैं, लेकिन शर्तें बदलनी होंगी। उसने सुजेन की ओर देखा। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, 10 मिनट तक टिके रहने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं हार गया तो शादी का करार खत्म, और वो चीज तुम लोग अपने पास रखना। मैं, लिन, आज के बाद सू परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। अगर मैं जीत गया तो भी शादी का करार खत्म हो जाएगा, लेकिन सू परिवार को मेरे माता पिता की वो चीज लौटानी होगी जो उन्होंने उस समय आपके परिवार के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। आखिरकार सुजेन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन चिंग्युए यकीनन उस पर बेरहमी से वार नहीं करेगी। लेकिन एक एस लेवल क्षमता की ताकत भले ही सिर्फ 1% इस्तेमाल की जाए, वो भी एफ लेवल वाले के सहने लायक नहीं होती। लिन युआन मुड़ा और सू चिंग्युए की तरफ देखा। उसने एक नर्म मुस्कान दी। 10 दिन बाद मिलते हैं। ये कहकर वो बिना पीछे मुड़े सू मेंशन से चला गया। जब वो घर पहुंचा तो रात के 9 बज चुके थे। मेज पर जाली से ढका हुआ ब्रेस्ड पोर्क का एक कटोरा रखा था। लिन युआन का दिल गर्माहट से भर गया। उसने 2-3 निवालों में ही अपना खाना खत्म कर लिया और अपने कमरे में वापस आकर पालथी मारकर बैठ गया। आज जागृति चौक पर जो समय काल की तरंगे उसने महसूस की थी, वो बिजली तत्व की तरह सतह पर तैरने वाली चटपटाती हुई बेचैन ऊर्जा नहीं थी। समय काल की ऊर्जा शरीर के अंदर गहराई में दबी हुई एक गुप्त नदी की तरह थी, शांत, गहरी और दिल दहला देने वाली ताकत से भरी हुई। लिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस ताकत को राह दिखाने की कोशिश करने लगा। शुरुआत में ये सच में बहुत मुश्किल था। समय काल की ऊर्जा धुंध के एक ऐसे गोले की तरह थी जिसे पकड़ा नहीं जा सकता था। हर बार जब वो उसे अपनी चेतना से छूने की कोशिश करता तो वो बिखर जाती और गायब हो जाती और फिर कहीं और इकट्ठा हो जाती। लेकिन लिन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने पिछले जीवन से एक बात सीखी थी, असली शक्तिशाली ताकत कभी आसानी से हार नहीं मानती। 1 घंटा
ठीक सुबह के 1 बजे धुंध का वो गोला आखिरकार उसकी चेतना के साथ साथ धीरे धीरे बहने लगा। उसके शरीर के अंदर एक हल्की सी गूंज हुई। लिन के चारों ओर की हवा एक पल के लिए मुड़ गई। मेज पर रखा पानी का गिलास हवा में बाईं ओर 3 मीटर खिसक गया। खिड़की के बाहर की आवाजें अचानक धीमी हो गई, जैसे किसी ने प्लेबैक स्पीड को आधा कर दिया हो, और फिर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। मेजबान द्वारा समय काल ऊर्जा को खुद से समझने और बिजली तत्व की क्षमता के पहले स्तर को पार करने का पता चला है। सिस्टम ने इनाम जारी कर दिया है। मेजबान को बधाई हो, आपको मिली है 7वें स्तर की भाला तकनीक, नवगगन तड़ित चाल। मेजबान के नौसिखिया होने का पता चला है। अब मेजबान को नौसिखिया बोनस दिया जा रहा है। नौसिखिया बोनस, नवगगन तड़ित चाल में महारत हासिल करने की मुश्किल बहुत कम कर दी गई है। लिन युआन एक पल के लिए चौंक गया। मेरी बिजली तत्व की क्षमता F ग्रेड की है और तुम मुझे 7वें स्तर की बिजली तकनीक दे रही हो? ये सिस्टम असली है। लेकिन जब उसने बैंगनी रोशनी छोड़ती उस तकनीक की किताब को खोला और जैसे ही उसकी चेतना ने पहले शब्द को छुआ, उसके सारे शक दूर हो गए। नवगगन तड़ित चाल ऊपर से तो बिजली तत्व की भाला तकनीक लगती थी, लेकिन असल में ये ब्रह्मांड की बिजली के नियमों से जुड़ी थी। ये सिर्फ बिजली की ऊर्जा से भाले के मूव्स चलाने वाली तकनीक नहीं थी, बल्कि यह भाले के रुख से आसमानी बिजली को अपनी ओर खींचती थी। भाले का हर वार बिजली गिरने जैसा था। एक ही वार में आसमानी बिजली की एक लकीर होती थी। इस भाला तकनीक के लिए बिजली की क्षमता का स्तर मायने नहीं रखता था, बस उपयोगकर्ता के पास बिजली की क्षमता होनी चाहिए थी। F ग्रेड भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। लिन ने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के उत्साह को दबाया। उसे अभी 2 चीजों की कमी थी, एक भाला और ऊर्जा पॉइंट। हथियार का जुगाड़ करना आसान था। अगली सुबह लिन ने बिस्तर के नीचे से अपने माता पिता की छोड़ी हुई बचत निकाली। उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। यह एक इमरजेंसी फंड था जिसे उसके पिता ने पहले से बचाकर रखा था, लगभग 30,000 से कुछ ज्यादा। डोंगहाई शहर के उत्तरी हिस्से में एक योद्धाओं का बाजार था, जहां हर तरह के लोग आते थे। वहां निचले स्तर की राक्षसी सामग्री से लेकर पुराने हो चुके मानक उपकरण तक सब कुछ बिकता था। लिन ने बाजार में लगभग आधा चक्कर लगाया। आखिरकार वो एक बूढ़े आदमी के स्टॉल के सामने रुक गया। स्टॉल के कोने में एक लंबा भाला रखा हुआ था। भाले का डंडा भूरा और गंदा था। देखकर लग रहा था कि यह कुछ साल पुराना है। भाले के डंडे पर महीन लकीरें देखी जा सकती थी, लेकिन भाले की नोक अच्छी तरह से मेंटेन की हुई थी। उससे ठंडी चमक निकल रही थी। बूढ़े आदमी ने नजर उठाकर उसे देखा। A ग्रेड 1000 स्टील एलॉय का डंडा। भाले की नोक में थोड़ा राक्षसी हड्डी का पाउडर मिलाया गया है, जो निचले स्तर के राक्षसों के कवच को भेद सकता है। जिस पल उसने भाला अपने हाथ में पकड़ा, उसे पता चल गया कि यही वो चीज है। भाला हाथ में थोड़ा भारी महसूस हुआ। 2.1 मीटर लंबा भाले का डंडा उसकी लंबाई से बिल्कुल मेल खाता था। भाले पर बनी लकीरें एंटी स्लिप नक्काशी थी, पकड़ने में बहुत मजबूत महसूस हो रही थी। लड़ाई में हाथ से नहीं छूटेगा। सौदा पक्का। पैसे चुकाने के बाद लिन ने जंगल के लिए कुछ बुनियादी सामान भी खरीदा। बचत अब 2 अंकों में रह गई थी। हे भगवान, लेकिन भाला हाथ में था, अब आगे का काम आसान था। राक्षसों को मारो, ऊर्जा पॉइंट कमाओ। डोंगहाई शहर भले ही कोई बड़ा शहर न हो, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी के बाद इस जगह को डग्रेड के खतरनाक इलाके के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाहरी इलाकों में अक्सर निचले स्तर के राक्षस घूमते रहते थे, जो नए योद्धाओं के लेवल अप करने के लिए एक अच्छी जगह थी। असल में ज्यादातर लोग ग्रुप बनाकर जाते थे। अकेले जाना तो अपनी जान गंवाने जैसा था। इसलिए जब लिन अकेले भाला लेकर बंजर जमीन के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। ए लड़के, तुम अकेले हो? तुम्हारा लेवल क्या है? F ग्रेड की बिजली प्रणाली। उसने उसे ऐसी नजरों से देखा मानो कह रहा हो, अच्छा तो तुम जीना नहीं चाहते। लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहा। उसने बस रजिस्टर में जानकारी लिख दी। वैसे भी हर दिन कोई न कोई मरने के लिए आता ही था। बंजर जमीन वीरान थी। सूखी पीली जंगली घास हवा से सरसरा रही थी। लिन लगभग 20 मिनट तक चला, तभी पहला राक्षस दिखाई दिया। एक लेवल 2 का ग्रे स्किन वाला सियार, जिसका आकार एक वयस्क भेड़िए कुत्ते के बराबर था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। सही समय पर आए। लिन ने अपना भाला पकड़ा और शुरुआती पोजीशन ले ली। ग्रे स्किन वाले सियार ने पहले हमला किया। उसने अपनी पिछली टांगों से जोर लगाया और एक ग्रे परछाई की तरह उसकी ओर लपका। उसने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया।
बस किनारे हटा, कंधा झुकाया और भाला तिरछे आगे बढ़ाया। भाले की नोक सटीक रूप से ग्रे स्किन वाले सियार के गले में घुस गई। एक ही भाले में काम तमाम। लेवल 2 के राक्षस ग्रे स्किन वाले सियार को मारा। ऊर्जा पॉइंट जोड़ 8। लिन ने भाले की नोक बाहर निकाली, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। 8 पॉइंट। लेवल 2 तक पहुंचने के लिए 100 पॉइंट चाहिए। इसका मतलब है कि उसे 10 और मारने होंगे। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस बंजर जमीन पर राक्षसों की कोई कमी नहीं थी। अगले 3 दिनों तक लिन दिन में राक्षसों को मारता और रात में ले ज़ो जियू शियाओ की भाला तकनीक का अध्ययन करता। एफ ग्रेड की बिजली प्रणाली की ताकत वाकई सीमित थी। भाले की नोक पर चमकने वाली बिजली राक्षसों को केवल कुछ पलों के लिए ही सुन्न कर सकती थी। एक ही वार में काम तमाम तो नहीं कर सकता, लेकिन इस तकनीक की खूबी इसके इस्तेमाल में है। ये पूरी तरह से बिजली की ताकत पर निर्भर नहीं है। ये तकनीक अपने आप में ही बहुत तेज है। लिन 3 लोगों से मिला, ठीक से कहूँ तो 3 जाने पहचाने लोगों से। वे एक बड़ी चट्टान पर आराम कर रहे थे और चारों तरफ निचले दर्जे के राक्षसों के शरीर बिखरे पड़े थे। लिन को बंजर जमीन की गहराई से बाहर आते देख झाओ तियान्यू पहले तो चौंक गया, फिर वो जोर से हंस पड़ा। ओए, अरे ये हमारा F क्लास बिजली वाला जीनियस नहीं है? वो खड़ा हो गया। उसने हाथ बांधकर लिन को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या बात है, अकेले बंजर जमीन में मरने आए हो? या फिर उसने जानबूझकर अपनी आवाज खींची। सू परिवार के सगाई तोड़ने की खबर फैल गई है। क्या तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी जान देकर अपना इरादा जाहिर करने आए हो? उसके दोनों चेले भी साथ में हंसने लगे। लिन रुका नहीं, बस उस पर एक हल्की सी नजर डाली और कहा, हटो, रास्ते से हटो। झाओ तियान्यू का चेहरा गंभीर हो गया। एक F क्लास का कचरा। उसने हाथ बढ़ाकर लिन का रास्ता रोक लिया। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब मिल ही गए हैं तो क्यों ना एक खेल खेला जाए? लिन युआन रुक गया और उसे देखने लगा। वो देखा, झाओ तियान्यू ने बंजर जमीन में और अंदर की ओर इशारा किया, लगभग 300 मीटर दूर एक चट्टानी इलाके की तरफ। वहाँ अंदर एक लेवल 5 का लोहे की ढाल वाला गैंडा है। हम दोनों शर्त लगाते हैं कि उसे पहले कौन मारता है। जो जीतेगा वो मुस्कुराया, और जो हारेगा उसे घुटने टेककर 3 बार पापा बुलाना होगा। कैसा रहेगा? दोनों चेले जोश में सीटी बजाने लगे। झाओ तियान्यू ने मन ही मन सब कुछ सोच रखा था। वो पहले से ही B क्लास का लेवल 3 का आग उपयोग करता था। ऊपर से उसके 2 चेले भी मदद के लिए थे। एक लेवल 5 के लोहे की ढाल वाले गैंडे को मार गिराना थका देने वाला तो था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। और जहाँ तक लिन की बात है, एक F क्लास का कचरा। एक लेवल 5 के राक्षस को देखकर ही उसकी टांगे कांप जानी चाहिए। वो लिन को डरते और पीछे हटते हुए देखने का इंतजार कर रहा था, और भागने के लिए बहाने बनाते हुए। लेकिन लिन ने बस शांति से पूछा, शर्त में बस इतना ही है? झाओ तियान्यू चौंक गया। बहुत कम है? लिन युआन ने सिर हिलाया। कुछ और असली चीज भी जोड़ते हैं। अगर मैं हार गया तो तुम्हारी बात मानूंगा, और अगर तुम हारे। उसकी नजर झाओ तियान्यू की कमर पर लटक रही छोटी सी थैली पर पड़ी। वो एक स्टोरेज बैग था जिसे शक्ति उपयोगकर्ता इस्तेमाल करते थे, जिसमें आमतौर पर जंगल से इकट्ठा की गई सामग्री और कीमती चीजें होती थी। आज तुमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो सब, साथ में तुम्हारी जेब में रखा वो B क्लास एनर्जी कार्ड, मुझे दे देना। झाओ तियान्यू का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो B क्लास एनर्जी कार्ड उसकी जान बचाने वाला तुरुप का इक्का था, जिसे उसके पिता ने बड़ी कीमत देकर खरीदा था। उसे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था, और उसकी कीमत कम से कम 50,000 हुआशिया सिक्के थी। क्या? लिन मुस्कुराया। हिम्मत नहीं है? झाओ तियान्यू को उकसाया गया और वो गुस्से में आ गया। चारों लोग चट्टानी इलाके की ओर चल पड़े। लोहे की ढाल वाले गैंडे से निपटना वाकई मुश्किल था। लेवल 5 की ताकत, उसका पूरा शरीर हड्डी जैसी सख्त प्लेटों से ढका हुआ था। साधारण शारीरिक हमलों से उसकी ढाल को तोड़ना बहुत मुश्किल था। और तो और, ये जानवर बहुत गुस्सैल था। एक बार गुस्सा दिलाने पर उसके हमले की ताकत एक छोटे ट्रक के बराबर थी। झाओ तियान्यू ने पहले हमला किया। उसकी तकनीक बहुत सीधी थी, दूर से आग की शक्ति का उपयोग करके उसे थकाना। दोनों चेलों में से एक का काम उसका ध्यान भटकाना था और दूसरे का काम छिपकर हमला करना था। उनका तालमेल काफी अच्छा है। लगता है वे अक्सर साथ में राक्षसों का शिकार करते हैं। आग के गोले एक के बाद एक लौह कवच वाले बैल से टकराए, जिससे चिंगारियों की बौछार हो गई। राक्षस जलन के मारे लगातार दहाड़ रहा था, लेकिन उसके हड्डी के कवच ने ज्यादातर नुकसान को रोक लिया। उल्टा, इससे वो और भी भड़क गया। लौह कवच वाले बैल ने अपना सिर झुकाया और ताकत इकट्ठा करने लगा। वो अचानक झाओ तियान्यू की तरफ दौड़ा।
लानत है। झाओ तियान्यू बड़ी मुश्किल से एक तरफ हटा। बैल का सींग उसके कपड़ों को छूता हुआ निकल गया। वो उसे लगभग हवा में उछाल ही चुका था। एक पल के लिए सब कुछ गड़बड़ हो गया और तभी लिन ने हरकत की। उसने सीधा रास्ता नहीं लिया बल्कि छिपकर आगे बढ़ा। वो लौह कवच वाले बैल के पीछे चला गया और फिर उसने अपना भाला निकाला। पहला वार भाले की नोक, जिस पर बिजली की हल्की सी चमक थी, लौह कवच वाले बैल के पिछले पैर के जोड़ पर लगी। बिजली ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन राक्षस के पिछले पैर को थोड़ी देर के लिए सुन्न करने के लिए काफी थी। उसकी हरकत एक पल के लिए धीमी पड़ गई। लौह कवच वाले बैल ने गुस्से में अपना सिर झटका और पीछे मुड़ा। लिन अब वहाँ नहीं था। वो झुका और बैल के पेट के नीचे से फिसल गया। लंबा भाला उसके हाथ में घूमा। दूसरा वार किया गया। यह वार सीधे अगले पैर की नस पर लगा। यह वार भी हड्डी के कवच को नहीं भेद पाया, लेकिन कोई बात नहीं। लिन का इरादा जबरदस्ती कवच तोड़ने का था ही नहीं। वो एक लय ढूंढ रहा था। लौह कवच वाले बैल की हरकतें और बेचैन होती जा रही थी। वो हमला करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो ताकत लगाने की कोशिश करता, लिन के भाले की नोक ठीक उसी जोड़ पर लगती जहाँ से वो ताकत लगा रहा होता। बिजली की हल्की चमक बार बार उसकी हरकतों में रुकावट डाल रही थी, जिससे उसका विशाल शरीर दाएं बाएं डगमगा रहा था, जैसे कोई शराबी बैल हो। झाओ तियान्यू और उसके दो साथी बगल में खड़े हैरान देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन क्या कर रहा है। उसने एक भी ऐसा वार नहीं किया था जिससे लौह कवच वाले बैल को सच में चोट पहुंची हो, पर वो राक्षस और भी ज्यादा लाचार होता जा रहा था और उसकी हरकतें और भी ज्यादा बेढंगी हो रही थी। उसके शरीर पर कमजोरियां बढ़ती जा रही थी। लिन उसी एक कमजोरी का इंतजार कर रहा था जो उसे चाहिए थी। लौह कवच वाला बैल लगातार अपनी हरकतों में रुकावट आने की वजह से गुस्से की हद पार कर चुका था। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाकर जोर से दहाड़ लगाई, जिससे उसकी सबसे कमजोर जगह, उसका गला, सामने आ गया। यही मौका है। लिन की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसने अपने दाहिने हाथ में भाला कसकर पकड़ा और उसके शरीर के अंदर की बिजली की वो शक्ति जिसे वो अब तक दबाए हुए था, पूरी तरह से भाले में समा गई। भाले की नोक पर बिजली की एक चकाचौंध करने वाली रोशनी चमकी, लेकिन उसे एक पल के लिए ये काफी था। उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी धीरे से भींची। आसपास की हवा चुपचाप थोड़ी देर के लिए मुड़ गई। लौह कवच वाले बैल की दहाड़ अचानक धीमी हो गई। उसका सिर पीछे झुकाने की हरकत ऐसी हो गई जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उसे पकड़ लिया हो, और वो पूरे एक पल के लिए धीमा हो गया। जबकि लिन की रफ्तार धीमी नहीं हुई, बल्कि बिजली की शक्ति के सहारे वो सामान्य से भी तेज हो गया था। इस तेजी और धीमेपन के बीच भाले की नोक पहले ही लौह कवच वाले बैल के गले में घुस चुकी थी। बिजली का धमाका हुआ। लौह कवच वाले बैल का विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। लेवल 5 के राक्षस लौह कवच वाले बैल को मार गिराया। योग्यता अंक जोड़ 35। भाले की नोक से खून झटककर वो झाओ तियान्यू और उसके दो साथियों की ओर मुड़ा। झाओ तियान्यू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे सिर्फ बदसूरत कहना काफी नहीं था। उसने अपना मुंह खोला, एक शब्द भी नहीं कह सका। एक F क्लास बिजली उपयोगकर्ता ने अकेले ही लेवल 5 के लौह कवच वाले बैल को मार डाला, और वह जो B क्लास आग की क्षमता वाला जीनियस था, दो सहायकों के साथ मिलकर भी राक्षस के कवच को तोड़ नहीं पाया। वो चीज दो। लिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। झाओ तियान्यू का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन सबकी नजरों के सामने, यहाँ तक कि सिर्फ अपने दो साथियों के सामने, वो अपनी बात से मुकर नहीं सकता था। उसने दांत भींचते हुए अपनी सामान की थैली उतारी। फिर उसने अपनी जेब से एक चमकता हुआ कार्ड निकाला और लिन की तरफ उछाल दिया। चलो। झाओ तियान्यू का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वो मुड़कर चला गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। लिन ने बैग खोला और एक नजर डाली। अंदर एक मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर और एक लो लेवल की जड़ी बूटी थी। सब मिलाकर इनकी कीमत करीब 3000 हुआशिया थी, और साथ में वो B क्लास एबिलिटी कार्ड भी था। इस बार कम से कम 50,000 कमाए, पर इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि सिस्टम पैनल पर बचे हुए एनर्जी पॉइंट्स अब 153 पॉइंट्स हो गए थे। लिन ने एक छिपी हुई दरार ढूंढ ली। वो पालथी मारकर बैठ गया और 100 एबिलिटी पॉइंट्स खर्च किए। लेवल बढ़कर दूसरा स्तर हो गया। उसके डांटियन से एक गर्म ताकत निकली। लिन साफ महसूस कर सकता था कि उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ रही थी। ताकत, रफ्तार और प्रतिक्रिया सब पहले से कम 30% बढ़ गए थे। अभी भी 53 एबिलिटी पॉइंट्स बचे थे। उसने उन्हें इस्तेमाल करने की जल्दी नहीं की। रात घेर आई। बंजर जमीन पर तरह तरह के मॉन्स्टर्स की दहाड़ें गूंजने लगी।
लिन एक चट्टान से टेक लगाकर बैठ गया। उसके दाहिने हाथ में लंबा भाला था और बाएं हाथ की हथेली ऊपर की ओर खुली थी। जैसे ही उसने सोचा, उसकी हथेली के ऊपर का स्पेस थोड़ा झिलमिलाया। एक छोटा सा पत्थर हवा में गायब हो गया और अगले ही पल 3 मीटर दूर जमीन पर दिखाई दिया। एस क्लास स्पेस टाइम एबिलिटी हालांकि अभी सिर्फ पहले स्तर पर थी। इसका प्रभाव क्षेत्र और समय दोनों बहुत सीमित थे, लेकिन थंडरवॉक 9 हेवंस भाला तकनीक के साथ मिलकर यह उसे अपने साथियों के बीच एक निर्णायक बढ़त देने के लिए काफी था। एक छोटे से टाइम स्टॉप के साथ भाले का वार एक चौथे स्तर के आयरन आर्मर्ड वॉल बुल को भी मार सकता था। 5वें स्तर से नीचे के मॉन्स्टर्स तो कोई बड़ी बात नहीं होने चाहिए। लिन ने डोंगहाई शहर की दिशा में देखा और उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। 10 दिन के वादे में अभी 6 दिन बाकी थे। सू परिवार उसे दबाने के लिए एक एस क्लास यूजर का इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो उन्हें दिखाएगा कि असली एस क्लास क्या होता है। जब वो शहर लौटा तो आधी रात हो चुकी थी। लिन युआन ने बंजर जमीन के प्रवेश द्वार पर इलाके से बाहर निकलने का रिकॉर्ड दर्ज कराया। रजिस्ट्रेशन वाले अंकल ने अकेला शब्द देखा और फिर उसके कंधे पर रखे आयरन आर्मर्ड बुल के सामान को देखा। तुम सच में एफ क्लास हो? हूँ। अंकल ने रजिस्ट्रेशन बुक बंद की और एक मिले जुले भाव के साथ कहा, बच्चे आगे भी आते रहना। वह सामान उठाकर ट्रेडिंग मार्केट की ओर चल दिया। आयरन आर्मर्ड बुल की हड्डी की प्लेटें और सींग कुछ हुआशिया में बिके, साथ ही झाओ तियानियों के बैग से मिली चीजें भी थी। आखिरकार उसके पास कुछ पैसे आ गए थे। चिंगचेंग जिले के रास्ते में वो ईस्ट स्ट्रीट की एक किताबों की दुकान पर गया और मॉन्स्टर गाइड डोंगहाई वेस्टलैंड वाला एडिशन और बंजर जमीन का एक डिटेल्ड नक्शा भी खरीदा। तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब वो घर पहुंचा तो आधी रात बीत चुकी थी। लिन ने नहाया, वह पालथी मारकर बैठ गया और सिस्टम पैनल खोला। होस्ट लिन युआन। एबिलिटी 1 कमजोर थंडर स्ट्राइक एफ क्लास। लेवल 2 एबिलिटी 2 स्पेस टाइम रूलर एस क्लास। लेवल 1 एबिलिटी पॉइंट्स 53। स्किल थंडरवॉक 9 हेवंस। माहिरियत शुरुआती 0 200 पर अपग्रेड होगा। अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन कोई बात नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और उसका ध्यान उसके शरीर के अंदर केंद्रित हो गया। उसने आज ही हासिल किए गए नए लेवल को मजबूत करना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक लिन की जिंदगी एक सटीक मशीन की तरह नियमित हो गई थी। वो सूरज निकलने से पहले उठता, अपना लंबा भाला लेकर शहर से बाहर जाता और बंजर जमीन पर सुबह से शाम तक लड़ता। अंधेरा होने के बाद वो पुराने शहर के इलाके में अपने छोटे से घर लौट आता। फिर वो ध्यान लगाने के लिए पालथी मारकर बैठ गया, लेकिन उसका अभ्यास करने का तरीका सबसे अलग था। आमतौर पर जब किसी में शक्तियां जागृत होती हैं, तो शक्ति का स्तर उसके लेवल से जुड़ा होता है। उसका स्तर भी उसी लेवल का होता है। लिन युआन का मामला और भी खास था। उसकी एफ लेवल की बिजली की शक्ति और स लेवल की समय अंतरिक्ष की शक्ति दोनों का स्तर अलग अलग गिना जाता था। बिजली की शक्ति लेवल 3 पर थी और समय अंतरिक्ष की शक्ति लेवल 1 पर। इसका मतलब था कि उसे दोनों शक्तियों को एक साथ सुधारने के लिए 2 गुना समय और 2 गुने संसाधन खर्च करने होंगे। आमतौर पर यह एक पागलपन भरा फैसला होता। एस लेवल की शक्ति को छोड़कर एक एफ लेवल के चलते फिरते लाइट बल्ब पर कौन ध्यान देता। लेकिन लिन युआन ने एक ऐसा राज खोज निकाला था जो किसी को नहीं पता था। कल रात जब उसकी बिजली की शक्ति लेवल 3 पर पहुंची, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी समय अंतरिक्ष की शक्ति में भी हल्की सी हलचल हुई थी। हालांकि स्तर नहीं बदला था, लेकिन समय अंतरिक्ष की शक्ति पर उसका नियंत्रण पहले से ज्यादा साफ महसूस हो रहा था। उसने 3 बार इस बात की पुष्टि की। आखिर में उसने एक बात पक्की कर ली। बिजली की शक्ति उसकी अपनी थी, लेकिन समय अंतरिक्ष की शक्ति बहुत अस्थिर थी। वह इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं थी और नियमों से परे घूमती रहती थी। उसे काबू में करने के लिए एक मजबूत मानसिक शक्ति और एक स्थिर सहारे की जरूरत थी, और बिजली की शक्ति ने ठीक वही सहारा दिया। बिजली ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर और सीधी ऊर्जाओं में से एक है। उसका होना ही अपने आप में एक तरह से अंतरिक्ष में जगह तय करने जैसा है। बिजली जितनी मजबूत होगी, सहारा उतना ही मजबूत होगा। उसकी दोनों शक्तियां समानांतर नहीं थी, बल्कि एक दूसरे से गुंथी हुई थी। एफ लेवल की बिजली की शक्ति में वो जितना माहिर होगा, उसकी एस लेवल की समय अंतरिक्ष की शक्ति उतनी ही ज्यादा ताकतवर होगी। तो ये बात है। लिन युआन बंजर जमीन में एक चट्टान पर बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच बिजली की चिंगारियां नाच रही थी। तभी तो सिस्टम ने मुझे बिजली की शक्ति की तकनीक दी। तभी तो लेज़ो जियो शियाओ तकनीक, जिसके लिए बिजली की शक्ति की जरूरत होती है, मुझे समय अंतरिक्ष के रास्ते पर ले जा रही है।
भाले का वार बिजली की तरह और बिजली से समय अंतरिक्ष को काबू करना। इन कुछ दिनों में लिन युआन ने बंजर जमीन में काफी नाम कमा लिया था। शुरुआत में तो बस कुछ अकेले राक्षसों से लड़ने वालों ने ही उस काले बालों वाले लड़के पर ध्यान दिया था। वह अकेले आता जाता था और खास तौर पर लेवल 5 से ऊपर के राक्षसों को अपना निशाना बनाता था। बाद में कुछ लोग तो बंजर जमीन के एंट्री गेट पर छिपकर उसके आने जाने पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि वो हर दिन जो सामान वापस लाता था वो पिछले दिन से ज्यादा और कीमती होता था। उस लड़के का लेवल क्या है? वो F लेवल की बिजली की शक्ति वाला है। F लेवल की शक्ति से अकेले ही लेवल 6 की कवच वाली छिपकली को मार डाला। बस एक ही भाले के वार में बिजली की एक चमक और छिपकली का सिर उड़ गया। इस तरह की बातें बंजर जमीन के एंट्री गेट पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कई दिनों तक चलती रहीं। लिन युआन को इन सब की परवाह नहीं थी। शक्ति पॉइंट 278। बिजली की शक्ति को लेवल 4 तक पहुंचाने के लिए अभी भी 200 से ज्यादा पॉइंट कम थे। जहां तक ले ज़ो जियू शियाओ में महारत की बात है, उसने 100 पॉइंट खर्च करके शुरुआती लेवल से कुशल लेवल तक पहुंच गया था। उसकी भाला चलाने की तकनीक बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई थी और हमला करते समय बिजली की चमक भी ज्यादा केंद्रित हो गई थी। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। 5वें दिन दोपहर में लिन युआन एक घायल लेवल 7 के पवनधारी तेंदुए का पीछा करते हुए बंजर जमीन के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया। वो जानवर बहुत तेज था और उसके पैरों में हवा की शक्ति थी। जब वो दौड़ता तो एक भूरे हरे रंग की परछाई जैसा दिखता था। लिन युआन ने लगभग 20 मिनट तक उसका पीछा किया। आखिर में उसने उसे एक सूखी नदी के तल में रोक लिया। पवनधारी तेंदुआ हाँफ रहा था। उसके पिछले बाएं पैर पर एक गहरा घाव था जिसमें से हड्डी दिख रही थी। यह उसे किसी दूसरे राक्षस से लड़ते हुए लगा था। वो लिन युआन को घूर रहा था और उसके गले से धीमी डरावनी गुर्राहट निकल रही थी। काफी तेज दौड़ते हो। लिन युआन ने भाला पकड़े हुए अपनी कलाई घुमाई। भाले की नोक नीचे की ओर झुक गई और वो तिरछे वार करने की शुरुआती मुद्रा में आ गया। पवनधारी तेंदुए ने पहले हमला किया। उसने अपने चारों पैरों से जमीन को धकेला। उसका पूरा शरीर एक परछाई में बदलकर आगे बढ़ा। उसके नुकीले पंजे हवा के ब्लेड की तरह थे। वो सनसनाती हुई लिन की गर्दन की ओर झपटे, लेकिन लिन पीछे नहीं हटा। उसने अपना बायां हाथ हल्के से भींचा और एक पल के लिए आसपास की जगह मुड़ गई। हवा वाले तेंदुए की रफ्तार अचानक धीमी हो गई और एक परछाई असली तेंदुए में बदल गई। उसकी हर हरकत साफ साफ दिखाई दे रही थी और भाले की नोक पर बिजली कौंधी। लेवल 7 के विंड पैटर्न वाले तेंदुए को मार गिराया। ज़्यून एनर्जी पॉइंट्स प्लस 42। लिन ने अपना भाला बाहर निकाला और माहिर अंदाज में सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस विंड लेपर्ड की खाल और पंजे काफी कीमती थे, खासकर वो 2 हवा वाले क्रिस्टल कोर। एक कोर की कीमत कम से कम 1000 हुआशिया सिक्के थी। जैसे ही उसने सामान पैक किया, दूर से शोरगुल की आवाज आई जिसमें किसी के चीखने की आवाज भी थी और साथ ही एक शैतानी जानवर की दहाड़ भी। लिन युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वो एक पल के लिए झिझका, फिर अपना भाला उठाकर आवाज की दिशा में चल दिया। नदी से लगभग 300 मीटर उत्तर की ओर पत्थरों का एक ढेर था। 3 नौजवानों को 5 ग्रे स्किन वाले सियारों ने घेर रखा था और उनकी पीठ एक बड़े पत्थर से टिकी थी। वे बहुत बुरी हालत में थे, 2 लड़के और एक लड़की। लिन युआन ने उन्हें एक नजर में ही पहचान लिया। वे डोंगहाई सिटी के नंबर 1 हाई स्कूल के उसके क्लासमेट थे। बीच में जो लड़का जी जान से आग के गोले फेंक रहा था वो जो वेन था। उसके पास सी रैंक की आग की शक्ति थी और उसके बगल वाली लड़की का नाम सुन कियान था। वो एफ रैंक की पानी की शक्ति वाली थी, जिसने अभी तक ठीक से शुरुआत भी नहीं की थी। वो बस पानी का एक गोला बनाकर सियार पर फेंक सकती थी, जिसका कोई खास असर नहीं हो रहा था। दूसरा लड़का लेई था, जिसकी शक्तियां अभी तक जागी भी नहीं थी। उसके हाथ में एक छोटा चाकू था और उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। और उन 5 ग्रे स्किन वाले सियारों में 2 लेवल 2 के थे और बाकी 3 लेवल 1 के। जो वेन के आग के गोले सियारों पर लगने के बाद बस उनकी खाल को थोड़ा सा झुलसा पा रहे थे। वे कोई जानलेवा चोट नहीं पहुंचा पा रहे थे। सियार साफ तौर पर उन्हें थका रहे थे। वे हमला करने की जल्दी में नहीं थे, बस धीरे धीरे घेरा छोटा कर रहे थे। वे उनके थकने का इंतजार कर रहे थे। लेई का चेहरा सफेद पड़ गया। गए हम तो गए। क्या हम सच में यही मरने वाले हैं? जो वेन ने दांत बींचकर एक और आग का गोला फेंका। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी और उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। आग के गोले की ताकत कमजोर होती जा रही थी। ठीक उसी समय लेवल 2 का एक सियार अचानक बगल से सुन कियान की तरफ लपका।
सुन कियान चीख पड़ी। घबराहट में उसके हाथ से पानी का गोला छूट गया, जो सियार पर ऐसे लगा जैसे उसे नहला दिया हो। सियार का खूनी मुंह सीधे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा। तभी दूर से बिजली की एक लकीर आई। यह कोई कहावत नहीं थी, वो सच में उड़कर आई थी। बिजली से चमकता हुआ एक लंबा भाला हवा को चीरता हुआ आया और सीधे उस सियार के सिर में घुस गया। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर बिजली का एक धमाका हुआ। सियार 2 बार तड़पा और फिर शांत हो गया। उसके बाद काले बालों वाला एक लड़का पत्थरों के पीछे से कूदकर बाहर आया और भाले के पास उतरा। भाला निकालते हुए ही उसने अपना शरीर घुमाया और बिजली से चमकते भाले को दूसरे सियार पर दे मारा। जो सियार आगे बढ़ रहा था, उसकी कमर पर। उसने उसे सीधे हवा में उड़ा दिया। वो एक चट्टान से टकराकर नीचे गिरा और फिर दोबारा उठ नहीं पाया। 5 सेकंड। दोनों लेवल 2 के सियार, एक मर चुका था और दूसरा बेकार हो चुका था। बाकी बचे 3 लेवल 1 के सियार डर गए। इस अचानक हुए हमले से वे अपनी दुम दबाकर झिझकने लगे कि हमला करें या भाग जाएं। लिन ने उन्हें झिझकने का मौका नहीं दिया। भाला आगे बढ़ा। एक ही समय पर बिजली की 3 लकीरें चमकी। तीनों भेड़ियों के गले में एक एक खूनी छेद हो गया। उन्हें चीखने का मौका भी नहीं मिला और वे जमीन पर गिर पड़े। इस पूरी प्रक्रिया में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। जो वेन और उसके साथियों के चेहरे के भाव जम गए। उन्हें लिन के जागृति दिवस का दिन याद था। उस दिन पूरे स्कूल ने उसका मजाक उड़ाया था कि वह F ग्रेड का थंडर टाइप है। जो वेन ने खुद भी झाओ तियानियों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया था। उसने उसे चलता फिरता लाइट बल्ब कहकर ताना मारा था। और अब वही चलता फिरता लाइट बल्ब 5 राक्षसों के शवों के बीच खड़ा था। उसकी लंबी बंदूक का सिरा जमीन की ओर झुका हुआ था। बंदूक की नोक से अब भी खून टपक रहा था। लिन, लिन, सुन कियान ने अविश्वास से कहा। लिन ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और फिर भेड़िए के शव की जांच करने के लिए नीचे बैठ गया, ये देखने के लिए कि क्या कोई कीमती सामग्री है। जो वेन के चेहरे का भाव देखने लायक था। पहले वो चौंक गया और फिर यह एक जटिल शर्मिंदगी में बदल गया। उसने अपना मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके गले में कोई पत्थर अटक गया हो। आखिर में ले ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में मौत के मुंह से बचने की कपकपी थी। शुक्रिया तुम्हारा, लिन। अगर तुम न होते तो हम सब। लिन ने सिर उठाए बिना भेड़िए के शव में से 2 अच्छी गुणवत्ता वाले क्रिस्टल कोर निकालकर अपने स्टोरेज बैग में रख लिए। तुम लोग इतनी गहराई में क्यों आ गए? तुम्हारे लेवल के हिसाब से बाहरी इलाका ही काफी है। जो वेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो क्या कह सकता था? क्या वो ये कहता कि वो सुन कियान को प्रभावित करना चाहता था, इसलिए उसने डींगे मारी कि वो उसे बंजर भूमि में गहराई तक ले जाकर उच्च स्तरीय राक्षसों को मार सकता है? क्या वो ये कहता कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में भेड़ियों से टकरा जाएंगे? हम भटक गए थे। जो वेन ने मुश्किल से कुछ शब्द कहे। लिन ने कोई जवाब नहीं दिया। जो वेन ने सोचा कि वो ताना मारेगा, कि वो जागृति दिवस पर कही गई बातों को दोहराएगा। उसने सोचा कि वो उसे नीचा दिखाएगा और अपमानित करेगा। वो तो मजाक उड़वाने के लिए भी तैयार था, क्योंकि अगर वो उसकी जगह होता तो वो निश्चित रूप से ऐसा ही करता। लेकिन लिन ने सिर्फ इतना कहा, पूर्व की ओर जाओ, 20 मिनट में तुम बाहरी इलाके में वापस पहुंच जाओगे। रास्ते में ज्यादा राक्षस नहीं है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। ये कहकर वो जाने लगा। जो वेन ने अचानक उसे रोका। उसके चेहरे पर भाव बहुत देर तक बदलते रहे। आखिर में उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, जागृति दिवस पर जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लिन युआन एक पल के लिए रुका। वो पीछे नहीं मुड़ा, बस अपना हाथ हिलाया। फिर उसकी परछाई चट्टानों के ढेर के पीछे गायब हो गई। 100 मीटर चलने के बाद लिन के चेहरे का भाव थोड़ा बदला। ये जो वेन की माफी के कारण नहीं था। उसने उस बात को कभी दिल पर लिया ही नहीं था। भी जब वो भेड़ियों को मार रहा था तो उसने उनमें से एक भेड़िए के शरीर पर एक ऐसी चीज देखी जो यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, एक नाखून के आकार का काला रून पत्थर। ये भेड़िए के घने बालों में छिपा हुआ था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर अंदर डाला हो। लिन ने उस रून पत्थर को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और ध्यान से देखा। पत्थर की सतह पर टेढ़े मेढ़े रास्ते खुदे हुए थे, जो लगभग एक उल्टी आंख का पैटर्न बना रहे थे। सूरज की रोशनी में यह एक अजीब गहरी लाल चमक दे रहा था। वह इस रून को नहीं पहचानता था, लेकिन वह इस पैटर्न की शैली को पहचानता था। इस दुनिया में आए 2.5 साल हो गए थे। उसने इसे हाई स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में कई बार देखा था। ये दुष्ट पंथ, ब्लड आई कल्ट का निशान था। एक राक्षस के शरीर में रून पत्थर प्रत्यारोपित करने वाली शक्ति, उनके तरीके सरल नहीं है।
रून पत्थर का उपयोग आमतौर पर पीछा करने, नियंत्रित करने या ऊर्जा सोखने के लिए होता है। चाहे जो भी हो, इसका मतलब है कि ये भेड़िए जंगली जादुई जानवर नहीं है, बल्कि इन्हें कोई नियंत्रित कर रहा है। कोई इन जादुई जानवरों के जरिए बंजर भूमि पर नजर रख रहा है, या ज्यादा सटीक कहूं तो कोई बंजर भूमि में आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहा है। लिन युआन ने रून पत्थर को रख दिया। उसकी भौहें थोड़ी तंग गईं। इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर आसमान गिरेगा भी तो उसे संभालने के लिए बड़े लोग हैं। दोनघाई शहर में विंग्ड एबिलिटी यूजर एसोसिएशन है। सू परिवार जैसा एक बड़ा खानदान भी है। यह उसके जैसे एक छोटे से किरदार के लिए चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सू चिंग्युए एक एस क्लास आइस टाइप एबिलिटी यूजर है। अगर उस शैतानी पंथ का निशाना ऊंचे दर्जे के एबिलिटी यूजर्स हैं, तो वो दोनघाई शहर के सबसे बड़े निशानों में से एक है। लिन एक पल के लिए खामोश हो गया और फिर उसने अपनी दिशा बदल दी। वो शहर वापस नहीं लौटा, बल्कि भेड़ियों के आने की दिशा में उनका पीछा करने लगा। पैरों के निशान, मुड़ी हुई घास, बची हुई गंध, इन निशानों को बंजर भूमि में पहचानना मुश्किल नहीं था। लिन को लगभग 1 घंटा लगा और वो पीछा करते करते बंजर भूमि के अंदर एक गुफा वाले इलाके में पहुंच गया। गुफा का प्रवेश द्वार एक बड़े पत्थर से आधा ढका हुआ था और आसपास गतिविधियों के साफ निशान थे। वो बिना सोचे समझे पास नहीं गया, बल्कि छिपने के लिए एक ऊंची जगह ढूंढ ली। वो दूर से नजर रखे हुए था। लगभग आधे घंटे के बाद गुफा से 2 लोग बाहर निकले। दोनों ने गहरे भूरे रंग के चोगे पहने हुए थे। उनके हुड इतने नीचे थे कि उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके चलने के ढंग और शरीर के आकार से लग रहा था कि वे एक पुरुष और एक महिला थे। वे गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। हवा के साथ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। रुक रुक कर, ऊपर से आदेश है, एस क्लास आइस टाइप को उसके पूरी तरह से विकसित होने से पहले दोनघाई शहर के सू परिवार की उस लड़की पर हाथ डालना मुश्किल है। कोई जल्दी नहीं, 5 दिनों में अरीना का मुकाबला है। उस अफरा तफरी के दौरान लिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अरीना का मुकाबला 5 दिन बाद, यह उसका और सू चिंग्युए के बीच 10 राउंड का वादा था। उस शैतानी पंथ के लोग उसी दिन हमला करने की योजना बना रहे हैं। लिन युआन ने खुद को नीचे झुकाया और चुपचाप ऊंची जमीन से पीछे हट गया। उसकी आंखों में जरा भी हंसी नहीं थी। लिन युआन के कदम आते समय से कहीं ज्यादा तेज थे। इसलिए नहीं कि वो डर गया था, बल्कि इसलिए कि उसे तैयारी के लिए समय चाहिए था। साफ है कि दोनघाई शहर की सुरक्षा प्रणाली में पहले से ही एक खामी है। उनका निशाना सू चिंग्युए है। उम्मीद के मुताबिक हमला करने का समय 5 दिन बाद होने वाला अरीना का मुकाबला है, जिस पर पूरे शहर की नजर होगी। एक सार्वजनिक मुकाबला जहां बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। वे उस अफरा तफरी के बीच हमला करेंगे। जब सभी का ध्यान मुकाबले पर होगा तो ये सच में हमला करने का सबसे अच्छा मौका होगा। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि उस शैतानी पंथ के लोग अरीना में दिखाई देंगे और वे रिंग के बहुत करीब होंगे। जब लेन शहर के दरवाजे से अंदर आया, आसमान में अंधेरा छा चुका था। शहर के दरवाजे पर तैनात गार्ड शहर में आने जाने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। ये सामान्य से कहीं ज्यादा सख्ती से हो रहा था। उसके मन में एक विचार आया। वो पास गया और यूं ही पूछ लिया, आज इतनी सख्ती से जांच क्यों हो रही है? गार्ड ने उसकी तरफ देखा। उसने उसे उस नौजवान जादूगर के रूप में पहचान लिया जो हाल ही में अक्सर बंजर भूमि में आता जाता रहता था। उसका लहजा फिर भी विनम्र था। तुम्हें नहीं पता, कल रात शहर में कुछ हुआ था। विंग्ड एबिलिटी यूजर एसोसिएशन के गोदाम में किसी ने छेड़छाड़ की है और कुछ सामान गायब हो गया है। ऊपर वालों को शक है कि कोई अज्ञात ताकत शहर में घुस आई है। लिन ने सिर हिलाया। उसने और सवाल नहीं किए और तेजी से शहर के अंदर चला गया। उस शैतानी पंथ के लोग शहर में पहले से ही सक्रिय हैं। वो कुछ गलियों से गुजरा। वो सीधे घर नहीं गया, बल्कि शहर के उत्तरी हिस्से के बाजार में मुड़ गया। इस समय बाजार में ज्यादा लोग नहीं थे। केवल कुछ दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। लिन एक रून की दुकान के सामने गया। दुकान का मालिक दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। बूढ़ा मेज पर रखे तावीजों को एक एक करके लकड़ी के बक्से में रख रहा था। आपके पास ऊर्जा की तरंगों को महसूस करने वाला कोई तावीज है? लड़के ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। हाँ, है तो। एफ ग्रेड का प्रोब, 500 का एक। तुम्हें चाहिए? लिन ने 5 नोट निकालकर मेज पर रख दिए। लड़के ने लकड़ी के बक्से के नीचे से 3 हल्के पीले रंग के तावीज निकाले और कहा, बस यही 3 बचे हैं। एक्टिवेट करने के बाद इसे अपने शरीर पर चिपका लेना।
50 मीटर के दायरे में कोई भी ऊर्जा की तरंग होगी तो ये गर्म हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ लेवल 2 से नीचे की तरंगों को ही महसूस कर सकता है। इससे ऊंचे लेवल पर यह काम नहीं करेगा, एक ही काफी होगा। लिन ने तावीज उठाया और बगल की जड़ी बूटियों की दुकान से कुछ सामान्य घाव भरने वाली दवाइयाँ खरीदी। जब वो पुराने शहर के इलाके में अपनी झोपड़ी में लौटा तो आधी रात हो चुकी थी। वो बैठ गया और उसने अपना सिस्टम पैनल खोला और एक नजर डाली। होस्ट लिन, लेवल बिजली की शक्ति लेवल 3, समय अंतरिक्ष की शक्ति लेवल 1, खास ताकत 1, कमजोर बिजली का हमला एफ ग्रेड लेवल 3, खास ताकत 2, समय अंतरिक्ष का शासक एस ग्रेड लेवल 1, एनर्जी पॉइंट 278, स्किल वज्र चाल निपुणता माहिर 500 में से 45 अपग्रेड किया जा सकता है। बिजली की शक्ति को अपग्रेड करने के लिए 100 से ज्यादा एनर्जी पॉइंट और चाहिए। अगर अगले 5 दिनों तक मैं पूरी ताकत से राक्षसों को मारता हूँ तो मुकाबले से पहले लेवल 4 तक पहुँच सकता हूँ। समय अंतरिक्ष की शक्ति को तो अपग्रेड नहीं कर सकता, लेकिन लेवल 1 की शक्ति ही उसके लिए काफी है। मुश्किल समय में उस एक चाल को 1 या 2 बार इस्तेमाल करने के लिए अपनी माहिर वज्र चाल के साथ काफी होगा। लिन बिस्तर पर लेट गया। वो छत पर पानी के धब्बों को घूर रहा था और अपने दिमाग में 5 दिन बाद की स्थिति का बार बार अंदाजा लगा रहा था। सू चिंग्युए एस ग्रेड की बर्फीली शक्ति वाली है, लेवल 3 पर। इन 8 दिनों में वो भी जरूर ट्रेनिंग कर रही होगी। सू परिवार के संसाधनों के साथ उसके लिए लेवल 3 तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऊपर से उसकी एस ग्रेड की खास ताकत का दबाव सामान्य तौर पर। मेरे जैसा एफ ग्रेड की बिजली की शक्ति वाला लेवल 3 का लड़का उसके कपड़ों के कोने को भी नहीं छू सकता। लेकिन लड़ाई सिर्फ कागजी आंकड़ों पर नहीं लड़ी जाती। मेरे पास वज्र चाल है, मेरे पास समय अंतरिक्ष की शक्ति है, और 8 दिनों तक बंजर भूमि में राक्षसों को मारकर हासिल किया गया असली अनुभव है। और वो भी है अंधेरे में छिपे हुए उस दुष्ट पंथ के चूहे। लिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। 5 दिन बाद एरिना में कुछ लोगों की पिटाई होने वाली है। कुछ हिसाब बराबर किए जाएंगे, और कुछ जो अंधेरे में छिपे हैं उन्हें भी बाहर निकलकर धूप सेंकनी चाहिए। जब लिन बंजर भूमि से वापस आया तो उसकी जेबें भरी हुई थी। नहीं, उल्टा हो गया। जेबें बहुत फूली हुई थी, एकदम भरी हुई। इन 5 दिनों में वो बंजर भूमि में पागलों की तरह मार काट कर रहा था। लेवल 2 के ग्रे स्किन सीआर से लेकर लेवल 7 के विंड पैटर्न तेंदुए तक, और कल शाम को किस्मत से मारे गए लेवल 8 के बख्तरबंद जुड़वा जूशो। उन दोनों के क्रिस्टल कोर ही लगभग 2000 के बिके, और उनके कवच को तो एक गुजरते हुए आमा मास्टर ने वहीं पर 10,000 की ऊंची कीमत पर खरीद लिया। लिन पुराने शहर की अपनी झोपड़ी में बिस्तर पर बैठा और उस दिन की कमाई को बिस्तर पर उंडेल दिया। 12 क्रिस्टल कोर। इसके अलावा झाओ तियानियों का बी ग्रेड एनर्जी कार्ड अभी तक बिका नहीं है। कुल मिलाकर ये लगभग 70 से 80,000 हुआग्सिया सिक्के होंगे। एक ऐसे इंसान के लिए जो 5 दिन पहले सिर्फ एक ए ग्रेड की लंबी तलवार ही खरीद सकता था। ये पहले से ही एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन लिन युआन जानता था कि यह पैसा उसके पास नहीं टिकेगा। आज उसे एक जगह जाना था। डोंगहाई शहर का विंग बींग्स एसोसिएशन शहर के केंद्र में सबसे व्यस्त इलाके में स्थित है। यह एक 5 मंजिला ऊंची ग्रे रंग की इमारत है जिसके बाहर गहरे सुनहरे रंग के जादुई पैटर्न जड़े हुए हैं। दरवाजे पर वर्दी पहने 2 गार्ड खड़े हैं, दोनों ही दूसरे स्तर से ऊपर के विंग बींग्स हैं। लिन पहले सिर्फ इस जगह से गुजरा था, अंदर कभी नहीं गया था। ऐसा नहीं था कि वो अंदर नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो अंदर जा नहीं सकता था। अच्छे शब्दों में कहा जाए तो विंग बींग्स एसोसिएशन विंग बींग्स के लिए एक सर्विस सेंटर है, और बुरे शब्दों में कहा जाए तो ये पैसे उड़ाने की जगह है। गोलियां, उपकरण, तकनीकें, जानकारी, यहाँ सब कुछ मिलता है, और हर चीज की कीमत आसमान छूती है। एक आम विंग बींग 1 महीने तक जो बचाता है वो यहाँ एक चक्कर लगाने में ही खत्म हो जाता है। लिन ने एसोसिएशन का कांच का बड़ा दरवाजा धक्का देकर खोला। जड़ी बूटियों की खुशबू और पैसे की महक का मिश्रण उसके चेहरे से टकराया। हॉल बहुत चौड़ा था। बाईं तरफ उपकरणों का सेक्शन था, दाईं तरफ सामग्री के व्यापार का सेक्शन था, और ठीक सामने की सीढ़ियां दूसरी मंजिल तक जाती थी। वहाँ पर गोलियां और तकनीकें बेची जाती थी। हॉल में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। ज्यादातर जादुई कवच पहने विंग बींग्स थे जो 2-3 के झुंड में इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। लिन का लक्ष्य साफ था, वो सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। गोलियों के सेक्शन में काउंटर के पीछे एक पोनीटेल वाली जवान महिला कर्मचारी खड़ी थी। वह शेल्फ ठीक कर रही थी। लिन को ऊपर आते देखकर उसने पेशेवर अंदाज में एक मुस्कान दी। नमस्ते, आपको क्या चाहिए?
क्वेचिंग बोन पिल। महिला कर्मचारी ने अपनी पलकें झपकाई। हमारे यहाँ क्वेचिंग बोन पिल 3 ग्रेड में आती है। लो ग्रेड वाली 3000 की एक है और हाई ग्रेड वाली 20,000 की एक है। लिन ने मन ही मन में अपनी पूरी संपत्ति का हिसाब लगाया। लो ग्रेड वाली 5। महिला कर्मचारी ने कोई भी तिरस्कार का भाव नहीं दिखाया। जो लोग एसोसिएशन में काम कर सकते हैं वे सब जानते हैं कि जो क्वेंचिंग बोन पिल खरीदने की हिम्मत करते हैं, चाहे वो लो ग्रेड हो या हाई ग्रेड, वे साधारण लोग नहीं होते। उसने फुर्ती से काउंटर के अंदर से एक हल्के नीले रंग की चीनी मिट्टी की छोटी बोतल निकाली और उसमें से 5 अंगूठे के नाखून के आकार की गोलियां निकाली। हर एक गोली में हल्की जेड जैसी चमक थी। कुल मिलाकर 15,000। लिन ने पैसे दे दिए। उसने 5 क्वेंचिंग बोन पिल को संभाल कर रखा और मुड़कर नीचे चला गया। वो जाने की जल्दी में नहीं था, बल्कि पहली मंजिल के हॉल में रेस्ट एरिया में एक जगह ढूंढकर बैठ गया। वो दीवार पर लगे मिशन के नोटिस को देखने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में हॉल में आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। अगर उस पंथ के लोग शहर में घुस सकते हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि वे विंग बींग्स एसोसिएशन में भी होंगे, जो जानकारी का एक केंद्र है। इन कुछ दिनों में उसने बंजर जमीन पर फिर से खोजा था 2 जादुई जानवर, जिनके अंदर रून पत्थर डाले गए थे और वे दोनों ही शहर के इलाके के पास मारे गए थे। इससे पता चलता है कि उस पंथ का नियंत्रण शहर के अंदर की ओर सिकुड़ रहा है। लेकिन आज उसके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य पंथ की जांच करना नहीं था, बल्कि लिन ने अपनी जेब में रखी छोटी चीनी मिट्टी की बोतल को छुआ। इस दुनिया में एक विंग बींग की ताकत 3 मुख्य चीजों से तय होती है। पहला है विंग पावर का अपना स्तर और दायरा, दूसरा है शारीरिक शक्ति और तीसरा है मानसिक शक्ति की मजबूती। विंग पावर को बढ़ाने के लिए साधना और जागृति की जरूरत होती है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए तो दिव्य चीजों और ग्रेविटी रूम जैसी चीजों की जरूरत होती है। तथाकथित क्वेंचिंग बोन का मतलब है गोलियों और खास तकनीकों का इस्तेमाल करके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करना। जब भी क्वेंचिंग का एक दौर पूरा होता है, मांसपेशियों और हड्डियों की ताकत एक स्तर बढ़ जाती है और विंग पावर का भार सहने की क्षमता भी उसके साथ बढ़ जाती है। एक साधारण व्यक्ति के लिए 3 दौर तक पहुंचना ही बहुत अच्छा माना जाता है। जिनमें थोड़ी बेहतर प्रतिभा होती है, वे अच्छी क्वालिटी की गोलियों के साथ 5 दौर तक पहुंच सकते हैं। जो लोग बचपन से संसाधनों के ढेर पर पले बड़े हैं, वे 6 दौर तक पहुंच सकते हैं। 8 दौर तक पहुंचने वाले तो पूरे ड्रैगन किंगडम में 10 लोग भी नहीं मिलेंगे। जहाँ तक 9वें दौर की बात है, वो तो एक पौराणिक अवस्था है। कहा जाता है कि केवल वही लोग अस्थि शोधन वर्तमान 0 दौर, जो इंसानियत के शिखर पर हैं, इस तक पहुँच पाए हैं। अस्थि शोधन वर्तमान 0 दौर। अस्थि शोधन वर्तमान 0 दौर। संकेत 9वें दौर के बाद 10वें दौर के विलय को सक्रिय किया जा सकता है। 10वें दौर का विलय, सिर्फ ये 4 शब्द ही उसके दिल की धड़कन तेज करने के लिए काफी थे। लेकिन समस्या यह है कि सामान्य अस्थि शोधन के लिए बहुत सारी गोलियों और समय की जरूरत होती है। एक निम्न श्रेणी की अस्थि शोधन गोली की शक्ति एक आम इंसान को पहले दौर का 1/3 हिस्सा पूरा करने में मदद कर सकती है। आगे के दौरों के लिए और भी भयानक शक्ति की जरूरत होती है और हर दौर में असफल होने का खतरा होता है। एक बार असफल होने पर न केवल गोलियां बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि हड्डियां और मांसपेशियां भी घायल हो सकती हैं, और हर कोई केवल 2 बार ही असफल हो सकता है। 2 बार अस्थि शोधन में असफल होने के बाद आप फिर कभी अस्थि शोधन नहीं कर सकते। अस्थि शोधन का स्तर वहीं रुक जाता है, इसलिए ज्यादातर लोग 4 या 5 दौर के बाद रुक जाते हैं। लेकिन लिन के पास एक सिस्टम था। वो पुराने शहर में अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस आया। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और खिड़की के पर्दे खींच दिए। 5 निम्न श्रेणी की अस्थि शोधन गोलियां मेज पर एक कतार में रखी थी, जो रोशनी में जेड जैसी नर्म चमक दे रही थी। निम्न श्रेणी की 5 अस्थि शोधन गोलियों का पता चला। क्या आप अपग्रेड करने के लिए एनर्जी पॉइंट्स का उपयोग करना चाहते हैं? हाँ, हर गोली को टॉप ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए 50 एनर्जी पॉइंट्स लगेंगे। क्या आप पक्का करना चाहते हैं? 1 के लिए 50 पॉइंट्स, 5 के लिए 250 पॉइंट्स हुए। लिन ने अपने बचे हुए एनर्जी पॉइंट्स पर एक नजर डाली। राक्षसों को पागलों की तरह मारकर जमा किए गए थे। कुल 412 पॉइंट्स। पक्का करो। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी हथेली पर एनर्जी पॉइंट्स की संख्या 5 बार बदली। 412 से 162 हो गई और मेज पर रखी 5 अस्थि शोधन गोलियों का रंग बदलने लगा। जेड जैसी चमक धीरे धीरे गहरी होने लगी, हल्के हरे से गहरे हरे रंग में बदल गई। फिर गहरा हरा रंग गहरे जेड जैसे गाढ़े रंग में बदल गया।
गोलियों की सतह पर बारीक सुनहरी धारियां उभर आई, जैसे कि वे नसें प्राकृतिक रूप से बनी हो जिनमें से रोशनी बह रही हो। लिन ने एक गोली उठाई और अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। कोई औषधीय गंध नहीं थी। टॉप ग्रेड की गोलियां, शक्ति पूरी तरह से अंदर समाई हुई है। चलो शुरू करते हैं। वह पालथी मारकर बैठ गया। उसने पहली टॉप ग्रेड की अस्थि शोधन गोली अपने मुंह में रखी। गोली मुंह में जाते ही पिघल गई। एक गर्म शक्ति उसके गले से होती हुई सीधे उसके डेंटियन तक गई और फिर अचानक फट गई। वह हड्डियों के साथ साथ पूरे शरीर में फैल गई। दर्द, ये तेज चुभने वाला दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसा दर्द था जो हड्डियों के अंदर तक महसूस हो रहा था, जैसे कोई गर्म रेत से उसकी हड्डियों को आगे पीछे रगड़ रहा हो। लिन के माथे पर नसें तुरंत उभर आई। ठंडा पसीना उसके गालों से नीचे बह रहा था, लेकिन उसने अपने दांत भींच लिए और कोई आवाज नहीं निकाली। पहला दौर लगभग आधे घंटे तक चला। जब वो औषधीय शक्ति आखिरकार शांत हुई, लिन को लगा जैसे उसके पूरे शरीर की हड्डियां हल्की गर्म हो रही हैं, जैसे उन्हें फिर से बनाया गया हो। अस्थि शोधन, पहला दौर पूरा हुआ। उसने एक सांस ली। उसने दूसरी गोली उठाई। दूसरा दौर, ये पहले दौर से दोगुने से भी ज्यादा दर्दनाक था। औषधीय शक्ति हड्डियों में और भी गहराई तक घुस गई। वो साफ महसूस कर सकता था कि उसकी हड्डियों के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। वे और घनी और मजबूत हो रही थी और ज्यादा ताकत सहने लायक बन रही थी। अस्थि शोधन, दूसरा दौर पूरा हुआ। जब वो 5वीं गोली तक पहुंचा तो लिन के हाथ कांप रहे थे। डर की वजह से नहीं, बल्कि पिछले 4 दौर का दर्द एक साथ जमा हो गया था। उसका शरीर लगभग सुन्न हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने 5वीं गोली निगल ली। ये दौर पिछले 4 दौरों से बिल्कुल अलग था। औषधीय शक्ति अब पूरे शरीर में समान रूप से नहीं बह रही थी, बल्कि वो जिंदा हो गई हो ऐसे उसकी हड्डियों के हर कमजोर हिस्से पर सटीक रूप से इकट्ठा हो रही थी। पिछले 4 दौरों में जिन दरारों और कोनों को मजबूत नहीं किया गया था, वे सभी इस दौर में भर गए। जैसे ही औषधीय शक्ति आखिरी दरार में पहुंची, लिन की पूरी हड्डियों से एक साथ हल्की गूंजने वाली आवाज आई। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसने खिड़कियों को भी हिला दिया। हड्डियों और मांसपेशियों का शोधन, 5 दौर पूरे। लिन ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी मुट्ठी भींची। सब कुछ बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हड्डियां एक ज्यादा मजबूत नींव बन गई हैं, जो ज्यादा ऊर्जा संभाल सकती थी। अगर पहले उसका शरीर एक छोटी सी नदी की तरह था, तो अब वो कम से कम एक छोटी नदी बन गया था, जिसमें बहने वाले पानी की मात्रा दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। उसने सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली और पाया कि उसकी तड़ित ऊर्जा की ऊपरी सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन ऊर्जा के बहने की रफ्तार साफ तौर पर बढ़ गई थी। इसका मतलब था कि उसी ऊर्जा स्तर पर अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। इससे पहले लिन ने खुद समझकर अपनी तड़ित ऊर्जा को चौथे स्तर तक पहुंचा दिया था। हड्डियों और मांसपेशियों के शोधन के 5 दौर, चौथे स्तर की तड़ित ऊर्जा और साथ ही समय और स्थान तत्व की मदद से उसे यकीन था कि वो दूसरे दर्जे से नीचे के किसी भी प्रतिद्वंद्वी का आमने सामने मुकाबला कर सकता है। लेकिन लिन का रुकने का कोई इरादा नहीं था। 5 दौर काफी नहीं थे, उसे 9 दौर चाहिए थे, यहाँ तक कि 10 दौर एक साथ। अगले 4 दिनों तक लिन की जिंदगी एक लगभग दीवानगी भरी रफ्तार में चली गई। दिन में वो बंजर जमीन पर राक्षसों को मारता, ऊर्जा अंक कमाता और रात में अपनी झोपड़ी में लौट आता। उनसे वो अस्थि शोधन की गोलियां खरीदता रहा और फिर ऊर्जा अंकों का इस्तेमाल करके उन्हें सर्वोत्तम क्वालिटी में अपग्रेड करता। फिर दांत भींचकर वो एक के बाद एक दौर पूरा करता गया। उसने अस्थि शोधन का 6ठा दौर पूरा किया। इस दौर में उसकी 3 सर्वोत्तम अस्थि शोधन गोलियां लगी। औषधीय शक्ति की खपत पिछले 5 दौरों की कुल खपत से भी ज्यादा थी। उसके पूरे शरीर की हड्डियों की सतह पर एक बहुत ही हल्की चांदी जैसी चमक उभर आई, जैसे उन पर एक परत चढ़ा दी गई हो। उसने अस्थि शोधन का 7वां दौर शुरू किया। 4 सर्वोत्तम अस्थि शोधन गोलियों के बाद उसकी हड्डियों का चांदी जैसा रंग हल्का सुनहरा हो गया। उसी समय उसकी तड़ित ऊर्जा 5वें स्तर पर पहुंच गई। 8वें दिन उसने अस्थि शोधन का 8वां दौर आजमाने की कोशिश की। वह नाकाम रहा। औषधीय शक्ति आधा असर करने के बाद अचानक खत्म हो गई। शोधन तो पूरा हुआ ही नहीं। लिन आधे घंटे तक जमीन पर पड़ा हाँफता रहा, तब जाकर उसे होश आया। सिस्टम का संकेत बहुत सीधा और सरल था। हड्डियों और मांसपेशियों का शोधन, 7 दौर। संकेत, 8वें दौर के लिए हड्डियों की नींव को और ज्यादा मजबूत होना जरूरी है। सुझाव है कि तड़ित ऊर्जा को ई रैंक तक बढ़ाने के बाद फिर से कोशिश करें। तड़ित ऊर्जा को ई रैंक तक बढ़ाना है।
लिन ने अपने बचे हुए ऊर्जा अंकों पर नजर डाली। इन दिनों वो लगभग बंजर जमीन पर ही रह रहा था। सुबह से शाम तक राक्षसों को मारता, यहाँ तक कि दोपहर में भी आराम नहीं करता। प्यास लगती तो नदी का पानी पी लेता, भूख लगती तो सूखा राशन चबा लेता। अब बंजर जमीन के बाहरी इलाके के राक्षस उसे देखते ही खुद ही रास्ता बदल लेते। ऐसा नहीं था कि वे उससे डरते थे, बल्कि वे उसके साथ मुकाबला करने से डरते थे। ये पागल एक दिन में इतने राक्षस मार डालता था जितने एक छोटी टीम पूरे महीने में मारती थी। ऊर्जा अंक 647। तड़ित तत्व को एफ रैंक से ई रैंक में अपग्रेड करने के लिए 500 अंक चाहिए। लिन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। अपग्रेड 500 ऊर्जा अंक खर्च हुए। तड़ित ऊर्जा एफ रैंक से ई रैंक में अपग्रेड हो गई। ऊर्जा स्तर में बढ़ोतरी का पता चला। तड़ित ऊर्जा की शक्ति 40% बढ़ गई। ऊर्जा भंडार 50% बढ़ गया। पहले के किसी भी ब्रेकथ्रू से कहीं ज्यादा जबरदस्त ताकत उसके शरीर के अंदर फट पड़ी। लिन के पूरे शरीर में तड़ित ऊर्जा पागलों की तरह घूमने लगी। जो बिजली पहले पतले धागों जैसी थी, अब वो मोटी और ठोस हो गई थी और उसके शरीर के चारों ओर कड़कड़ा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बिजली की शक्ति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एफ रैंक पर उसकी बिजली राक्षसों को सिर्फ कुछ देर के लिए सुन्न कर सकती थी। जानलेवा होने के लिए उसे दूसरी तकनीकों के साथ मिलाना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ उसकी उंगलियों पर नाचती बिजली की चिंगारियां ही एक पहले लेवल के राक्षस को जलाकर राख करने के लिए काफी थीं। सबसे जरूरी बात यह थी कि बिजली की शक्ति और भी स्थिर हो गई थी और उसकी समय और अंतरिक्ष की शक्ति को महसूस करने की सीमा, जो पहले 5 मीटर थी, अब बढ़कर 10 मीटर हो गई थी। 9वें दिन लिन युआन ने अपनी ए रैंक की बिजली की शक्ति से पूरे बंजर मैदान को तहस नहस कर दिया। वो एक ऐसे गहरे इलाके में गया जहां वो पहले जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस जगह पर कब्जा था 8वें से 9वें लेवल के आयरन स्पाइन पॉक्यूपाइंस का, जो बहुत आक्रामक थे। साधारण जादूगर तो उनके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। उसने पूरा एक दिन लगाया और एक एक करके उन सभी पॉक्यूपाइंस को हरा दिया। जब शाम को उसने अपना काम खत्म किया तो उसके नेदर एनर्जी पॉइंट्स का बैलेंस 312 पर वापस आ गया और उसके बैग में 10,000 से ज्यादा हुआशिया सिक्के भी आ गए थे। फिर वो शहर वापस लौटा और सीधे पावर यूजर एसोसिएशन गया। उसने वहाँ मौजूद सारी लो ग्रेड बोन टेम्परिंग पिल्स खरीद ली, कुल मिलाकर 12। उसे देखकर महिला क्लर्क की आंखों में हैरानी थी। क्या आपको यकीन है कि आपको इतनी सारी चाहिए? हाँ। अपनी छोटी सी झोपड़ी में वापस आकर लिन युआन ने सभी 12 लो ग्रेड बोन टेम्परिंग पिल्स को हाई क्वालिटी में अपग्रेड कर दिया, जिसमें उसके 600 नेदर एनर्जी पॉइंट्स खर्च हुए। बाकी बचे हुए पॉइंट्स के लिए उसने रात भर में 9वें लेवल के 3 राक्षसों को मारकर कमी पूरी की। फिर उसने बोन टेम्परिंग पिल्स का 8वां राउंड निगल लिया। इस बार वो फिर से नाकाम नहीं हुआ। टॉप ग्रेड पिल्स की शक्ति तेजी से उसकी हड्डियों की गहराई में समा रही थी। उस हल्की सुनहरी हड्डी की सतह पर बारीक धारियां उभरने लगी। ये दरारें नहीं थी, बल्कि हड्डियों की कुदरती धारियां थी। हर धारी में जबरदस्त ताकत छिपी थी। बोन टेम्परिंग 8वां राउंड पूरा हुआ। लिन युआन खड़ा हो गया। उसने अपने कंधे फैलाए और उसके पूरे शरीर की हड्डियों से कड़कड़ की साफ आवाजें आईं। वो अपनी ताकत, रफ्तार, फुर्ती और यहाँ तक कि अपनी ऊर्जा के बहाव की गति को भी महसूस कर सकता था। सब एक नए लेवल पर पहुंच चुके थे, लेकिन ये काफी नहीं था। 9वां राउंड उसने बची हुई 4 हाई क्वालिटी बोन टेम्परिंग पिल्स को एक साथ निगल लिया। इस बार का दर्द पिछले सभी राउंड्स के कुल दर्द से कहीं ज्यादा था। दर्द की वजह से न जाने कितनी बार उसकी चेतना धुंधली हुई। हर बार वो अपनी इच्छा शक्ति के आखिरी कतरे के सहारे टिका रहा। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। खिड़की के बाहर आसमान का रंग काले से गहरा नीला हुआ और फिर गहरे नीले से सुबह की रोशनी में बदल गया। जब सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो लिन युआन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों की पुतलियों में एक सुनहरी धारी पल भर के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। बोन टेम्परिंग 9 राउंड पूरे हुए। मेजबान को 9 राउंड बोन टेम्परिंग की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई। बिजली की शक्ति में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है। पता चला है कि बोन टेम्परिंग 9 राउंड तक पहुंच गई है। छिपा हुआ विकल्प 10 राउंड एक साथ अब खुल गया है। कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। उसने खिड़की खोली। 10वें दिन की सुबह की रोशनी कमरे में आई, जिसमें पुराने शहर के इलाके की खास हलचल की महक थी। आज 10 दिनों के वादे का दिन है। लिन युआन ने अपनी कलाई घुमाई। 9 राउंड की बोन टेम्परिंग से मिली ताकत का एहसास उसके पूरे शरीर में भर गया। वो महसूस कर सकता था कि इन 9 राउंड की बोन टेम्परिंग के सहारे से उसकी बिजली की शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी, भले ही उसका अपना लेवल सिर्फ 6ठा था।
लेकिन उसकी असल विनाशकारी शक्ति का सामना शायद 9वें लेवल का पावर यूजर भी सीधे तौर पर करने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसकी समय और अंतरिक्ष की शक्ति खुद से 12वें स्तर पर पहुंच गया। वर्तमान स्थिति, मेजबान लिन, कमजोर थंडर इंजन ई ग्रेड। छठा स्तर, स्पेस टाइम रूलर एस ग्रेड। 12वां स्तर, खास मांसपेशियों और हड्डियों की ट्रेनिंग 9वां राउंड। स्किल, आसमानी बिजली की चाल, निपुणता, कुशल। एबिलिटी पॉइंट्स 345 500। एनर्जी पॉइंट्स 47। लिन ने अपना जैकेट पहना। उसने पास में रखे लंबे भाले को पकड़ा। भाले पर अभी भी कल की लड़ाई के पंजों के निशान थे। उस पर जले हुए निशान का एक धब्बा था। ये ई ग्रेड भाला 10 दिनों से उसके साथ था। इसने 10 राक्षसों को मार गिराया था और भाले की नोक अभी भी तेज थी। चलो, उसने दरवाजा खोला। वांग दादी आंगन में फूलों को पानी दे रही थी। उसे बाहर आते देखकर वो मुस्कुराई और बोली, बेटा लिन, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? दादी ने दलिया बनाया है। दादी, दलिया रात के लिए रखिएगा। लिन मुस्कुराया, आज मेरी एक डेट है। वांग दादी एक पल के लिए चौंक गई, फिर और भी खुशी से मुस्कुराई। डेट? ये तो बहुत अच्छी बात है। किस घर की लड़की है? लिन भाले को कंधे पर रखकर आंगन के दरवाजे से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर कहा, सू परिवार की। ये सुनकर वांग दादी पानी का कैन पकड़े वहीं चौंक कर खड़ी रह गई। पानी उनके जूतों पर गिर गया। उसी समय सू हवेली, सू छिंग्युए अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आईने में खुद को देख रही थी। 10 दिनों की कड़ी ट्रेनिंग और सू परिवार के बेशुमार संसाधनों की वजह से उसकी बर्फ की शक्ति आखिरकार आज सुबह बड़ी मुश्किल से 13वें स्तर पर पहुंच पाई। एस ग्रेड की शक्ति को विकसित करना किसी आम इंसान की कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल है। शक्ति जितनी ऊंचे स्तर की होती है, उसका एक स्तर बढ़ाने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत लगती है। उसका 10 दिनों के अंदर 13वें स्तर पर पहुंचना उसकी बेहतरीन प्रतिभा और सुपरिवार के संसाधनों का नतीजा था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। अब चलने का समय हो गया है, दासी ने धीरे से याद दिलाया। सू छिंग्युए उठी। जब वो दरवाजे पर पहुंची, सुजैन गलियारे में उसका इंतजार कर रहा था। सुजैन के चेहरे पर बहुत उलझन वाले भाव थे। तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। वह लिन सिर्फ एक एफ ग्रेड का है। वो किसी भी तरह। पिताजी, सू छिंग्युए ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी आवाज उसकी उम्र के हिसाब से बहुत शांत थी। आपने कहा था कि वो किसी भी हाल में बंजर जमीन में 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। सुजैन का चेहरा थोड़ा बदल गया। 5 दिन पहले आपने कहा था कि वो किसी भी हाल में अकेले 7वें स्तर के राक्षस को नहीं मार सकता। आपने कहा था कि एसोसिएशन में उसके बारे में फैली अफवाहें सब बढ़ा चढ़ाकर बोली गई हैं। सू छिंग्युए ने अपने पिता को देखा। उसकी नजरें साफ और दृढ़ थी। पिताजी, इन 10 दिनों में आप कई बार गलत साबित हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आखिरी बार गलत होने के लिए तैयार रहेंगे। इतना कहकर वो सुजैन के पास से गुजरकर हवेली के गेट के बाहर खड़ी गाड़ी की ओर चली गई। सुजैन वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। बेशक वो उन अफवाहों के बारे में जानता था। डोंगहाई शहर में शक्ति उपयोगकर्ताओं का दायरा बहुत छोटा था। एक काले बालों वाला नौजवान जो अकेले घूमता है और खास तौर पर ऊंचे स्तर के राक्षसों को अपना निशाना बनाता है, बिजली की शक्तियों का इस्तेमाल करता है, इन सभी खासियतों को मिलाकर। लेकिन वह यह मानने को तैयार नहीं था। एक एफ ग्रेड का अनाथ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? एक एस ग्रेड बर्फ की शक्ति उपयोगकर्ता और एक एफ ग्रेड बिजली उपयोगकर्ता के बीच मुकाबला। सू परिवार की सबसे बड़ी बेटी और एक बेसहारा अनाथ के बीच शादी का करार। इस मुकाबले में दांव पर बहुत कुछ लगा था। अखाड़े के चारों ओर की दर्शक दीर्घाएं सुबह सुबह ही लोगों से भर गई थी। यहाँ तक कि गलियारों में भी खड़े होकर देखने वाले दर्शक थे। लोगों के बीच एक ग्रे रंग का लबादा पहने हुए कोई था। वे चुपचाप अलग अलग जगहों पर फैले हुए थे और उनकी नजरें हमेशा अखाड़े के प्रवेश द्वार की दिशा में टिकी हुई थी। और प्रवेश द्वार पर काले बालों वाला एक नौजवान कंधे पर लंबा भाला रखे धीरे धीरे अंदर आ रहा था, जमीन पर एक लंबी परछाई खींचता हुआ। यह अखाड़ा डोंगहाई शहर के ठीक बीच में बना था। यह एक विशाल गोलाकार इमारत थी जो बाहर से नीले भूरे ग्रेनाइट से बनी थी। कहा जाता है कि यह अखाड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा की वापसी से पहले भी मौजूद था। बाद में इसे योद्धा संघ द्वारा सुधारा गया। ये डोंगहाई शहर की सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताओं के लिए निर्धारित स्थान बन गया। इस समय अखाड़े के चारों ओर दर्शक दीर्घाओं में लोगों का हुजूम था। डोंगहाई शहर में बहुत लंबे समय से इतनी हलचल नहीं हुई थी।
एस क्लास बर्फीले योद्धा का मुकाबला एफ क्लास बिजली वाले योद्धा से। ये मुकाबला अपने आप में ही धमाकेदार था। और तो और इसके पीछे सू और लिन परिवारों के बीच शादी का अनुबंध भी जुड़ा था। गपशप और रोमांच एक साथ मिल गए थे। पूरे डोंगहाई शहर से जो भी आ सकता था वो आया था। अखाड़े के ठीक सामने मुख्य दर्शक दीर्घा में सू परिवार के मुखिया सू जेन खुद कीमती कपड़े पहने मेहमानों की मेजबानी कर रहे थे। ये लोग कोई साधारण हस्ती नहीं थे। ठीक बीच में बैठे सफेद बालों वाले बुजुर्ग डोंगहाई शहर के योद्धा संघ के अध्यक्ष जो बो थे, जिनकी ताकत 9वें स्तर की थी। पूरे डोंगहाई शहर में वे जाने माने शक्तिशाली लोगों में से एक थे। उनके बाईं ओर शहर की रक्षा सेना के उप कमांडर हान तिशान थे। दाईं ओर डोंगहाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष वान तोंग थे और दोनों तरफ डोंगहाई शहर के दूसरे बड़े परिवारों के मुखिया थे। झाओ, सुन और ली परिवारों के सभी मुखिया वहां मौजूद थे। इनमें से किसी भी एक को चुन ले तो वे ऐसे लोग थे जो डोंगहाई शहर में किसी भी चीज को प्रभावित कर सकते थे। और आज वे सभी यहाँ बैठे थे। भाई सू, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, झाओ परिवार के मुखिया झाओ ली ने हंसते हुए कहा। उनके लहजे में एक हल्की सी जलन थी जिसे पहचानना मुश्किल था। एस क्लास बर्फीली शक्ति वाली। पूरे ड्रैगन देश में एक साल में शायद 10 भी पैदा नहीं होते। इस लड़की किग्युए का भविष्य असीमित है। सुजेन ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। उनके चेहरे पर गर्व छिपाए नहीं छिप रहा था। 10 दिन पहले वो शादी के अनुबंध को लेकर बेहद चिंतित थे, लेकिन अब इस भरे हुए अखाड़े के मेहमानों को देखिए, उन अकादमी प्रतिनिधियों को देखिए जो खास तौर पर बड़े शहरों से आए हैं। इनमें से कौन सू किग्युए के लिए नहीं आया है? एक एस क्लास योद्धा पूरे परिवार का दर्जा बहुत ऊपर उठाने के लिए काफी है। जहाँ तक लिन की बात है, वो एफ क्लास का अनाथ। सुजेन ने अखाड़े के दूसरी तरफ के प्रवेश द्वार पर एक नजर डाली। उसके होठों के कोनों से मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। आज के बाद वो आंखों को चुभने वाला शादी का अनुबंध इतिहास बन जाएगा। उसने खास तौर पर इतने बड़े लोगों को यहाँ बुलाया था ताकि हर कोई इस बात का गवाह बने कि आज के बाद सू परिवार का उस एफ क्लास की चीज से कोई लेना देना नहीं होगा। मुखिया सू, एक साफ और ठंडी आवाज ने सुजेन के विचारों को तोड़ा। उसने मुड़कर देखा। बोलने वाली एक अधेड़ उम्र की महिला थी जिसने गहरे नीले रंग का चोगा पहना हुआ था। उसकी नजरें तेज थीं। सुजेन का दिल कांप गया। उसने जल्दी से हाथ जोड़े। ओह, तो आप क्योटो अकादमी से टीचर किन हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। किन रुलान, क्योटो योद्धा अकादमी की दाखिला निदेशक, 5वें स्तर की बर्फीली योद्धा। पूरे ड्रैगन देश के शिक्षा जगत में ये नाम बहुत जाना माना है। उनका यहाँ आना इस बात का मतलब था कि क्योटो अकादमी सू किग्युए में दिलचस्पी रखती है। और क्योटो अकादमी ड्रैगन देश की 4 सबसे बड़ी अकादमियों में से एक है। मुखिया सू, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। किन रुलान ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी नजरें अखाड़े के बीच में उस सफेद परछाई पर जाकर टिक गईं। आंखों में एक चमक कौंधी। आपकी बेटी की प्रतिभा वाकई दुर्लभ है। एस क्लास की बर्फीली शक्ति, स्तर 3, अगर मुझे ठीक से याद है तो। वो तो बस 10 दिन पहले ही जागी है ना? सुजेन ने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की। छिंग्युए, ये बच्ची काफी मेहनती है। 10 दिनों में स्तर 3। इसे सिर्फ मेहनती कहकर बयां नहीं किया जा सकता। छिन रुलान के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आई। क्योटो अकादमी के दरवाजे। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी परिवारों के मुखियाओं के चेहरे के भाव बदल गए। क्योटो अकादमी, वो तो पूरे ड्रैगन देश के सभी नौजवान क्षमताधारियों का सपना होता है। सुजेन का दिल खुशी से झूम उठा। जैसे ही वो धन्यवाद कहने के लिए मुंह खोलने वाला था, एक आलसी आवाज ने बीच में टोका। अरे टीचर छिन, आप तो बड़ी जल्दी में हैं। जो बोल रहा था वो करीब 30 साल का एक आदमी था जिसने सिलवटों वाला ग्रे रंग का जैकेट पहन रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और मुंह में एक बिना जली सिगरेट दबी थी। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसके पूरे व्यक्तित्व से मैं आलसी हूँ, मुझे परेशान मत करो वाली भावना झलक रही थी। लेकिन जैसे ही छिन रुलान ने उसे देखा, उसकी त्योरियां चढ़ गईं। गुछंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉन्स्टर सिटी अकादमी तुम्हारे परिवार की तो है नहीं, मैं क्यों नहीं आ सकता? एस क्लास की बर्फीली शक्ति, हमारी मॉन्स्टर सिटी अकादमी को भी इसमें काफी दिलचस्पी है। गुछंग नाम के उस आदमी ने मुंह से सिगरेट निकाली और अपनी ठुड्डी से अखाड़े के बीच की ओर इशारा किया। छिनरुलान ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी मॉन्स्टर सिटी अकादमी तो कहती थी कि वो बर्फीली शक्ति वालों को नहीं लेती। नियम तो बदलने के लिए ही होते हैं और लोग तो जीते जागते हैं, है ना? गुछंग ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया।
और वैसे भी हमारी मॉन्स्टर सिटी की आग तो नंबर 1 है। बर्फीली शक्ति वाले क्षमताधारी भी इसे आजमा कर कहते हैं कि बहुत बढ़िया है। तुम क्या सोच रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? एडमिशन का प्रचार कर रहा हूँ। छिन रुलान ने एक गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि वो इस गैर गंभीर आदमी से और बात नहीं करेगी। पर जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने देखा कि सफेद ट्रेनिंग यूनिफॉर्म पहने एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी तेजी से चला आ रहा है। उसके पीछे चश्मा पहने एक सभ्य नौजवान भी था। गंजे आदमी की आवाज गर्जदार थी, तो ये है ईस्ट सी एरिना। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, मेरी सोच से भी बड़ा है। छिन रुलान की आंख फड़की। राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स अकादमी के लोग भी आ गए। उस गंजे आदमी का नाम लेई मेंग है, राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स अकादमी का शारीरिक मुकाबला प्रशिक्षक। 58 के स्तर का एक शक्तिशाली क्षमताधारी, जिसके शरीर की मांसपेशियां लोहे जैसी हैं। उसके पीछे चश्मा वाला नौजवान राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स अकादमी का थ्योरी टीचर है। नाम है चेनमो और कहते हैं कि उसका आईक्यू अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा है। तुम्हारी राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स अकादमी यहाँ क्या कर रही है? छिन रुलान की आवाज में नाराजगी थी। तुम लोग तो सिर्फ शक्तिशाली और लड़ाकू किस्म के क्षमताधारियों को ही लेते हो ना? हमारी राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स अकादमी प्रतिभा के अनुसार सिखाने में विश्वास रखती है। बर्फीली शक्ति में क्या खराबी है? बर्फीली शक्ति वाले भी शारीरिक मुकाबला कर सकते हैं। बर्फीले मुक्कों से मारने पर ज्यादा दर्द होता है। छिन रुलान को लगा कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ठीक उसी समय एक और आवाज शामिल हो गई। आप सब तो बहुत जल्दी आ गए। बोलने वाली लगभग 30 साल की एक महिला थी, जिसने गहरे हरे रंग की मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसकी कमर और पीठ एकदम सीधी थी। डीप सिटी मिलिट्री अकादमी की कोई सदस्य। डीप सिटी अकादमी बाकी तीनों से अलग है। ये सीधे सेना के अधीन आने वाला एक संस्थान है। ये लड़ाकू किस्म के क्षमताधारियों को प्रशिक्षित करता है। स्नातक होने के बाद वे सीधे सेना में शामिल हो जाते हैं। इसकी कुल रैंकिंग शायद क्योटो और मॉन्स्टर सिटी जितनी अच्छी न हो, लेकिन व्यवहारिक क्षमता के मामले में शेनचेंग अकादमी के छात्र चारों अकादमियों में सबसे तगड़े लड़ाके हैं। फौजी वर्दी वाली महिला का नाम ये लिन है, शेनचेंग अकादमी की एक इंस्ट्रक्टर। 5वें दर्जे के 6ठे स्तर की हवा की शक्तियों वाली। सुना है कि उसने कई बार राक्षसों की गुफा की सफाई के मिशन में हिस्सा लिया है। वो खून की नदियां पार करके आए एक खतरनाक योद्धा है। चारों महान अकादमियों में से एक 5वें दर्जे के 6ठे स्तर की हवा की शक्तियों वाली। सब आ गए। 5वें दर्जे के 6ठे स्तर की हवा की शक्तियों वाली। स्टैंड्स का माहौल पल भर में अजीब हो गया। छिन रुलान ने ठंडेपन से कहा, शेनचेंग अकादमी को भी बर्फ की शक्तियों में दिलचस्पी है? तुम लोग तो हवा की शक्तियों को ज्यादा पसंद करते हो ना? ये लिन ने उस पर एक हल्की सी नजर डाली। बर्फ की शक्तियों में क्या बुराई है? टीचर चिन, तुम भी तो बर्फ की शक्तियों वाली हो। इस तरह का भेदभाव तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। छिन रुलान चौंक गई। पास में खड़ा गु चेंग दूसरों के मजे लेते हुए हंसा। लड़ो लड़ो, चुप रहो। 3 आवाजें एक साथ गूंजी। गु चेंग ने समझदारी दिखाते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन उसके होठों की मुस्कान दब ही नहीं रही थी। गंजे लेई मेंग ने बेफिक्री से कहा, अगर मुझसे पूछो तो हमारे यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं। वो लड़की जहाँ जाना चाहेगी, ये उसका अपना फैसला होगा। हम चारों यहाँ उसे पाने के लिए हैं। अपनी अपनी काबिलियत दिखाओ। छिन रुलान व्यंग्य से हंसी। तुम्हारे गुओवो में क्या काबिलियत है? एक छोटी सी लड़की को मुक्केबाजी सिखाओगे? मुक्केबाजी में क्या बुराई है? लेई मेंग को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, शारीरिक कला ही सबसे बेहतरीन है। तुम्हारी शक्तियाँ कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर शरीर साथ न दे तो सब बेकार है। तुम्हारी जिंगडू अकादमी की वो दिखावटी थ्योरी क्लास किस काम की है? छिन रुलान ने ठंडेपन से कहा, एक व्यवस्थित सैद्धांतिक प्रणाली के समर्थन के बिना सबसे बड़ी प्रतिभा भी बस जंगली ताकत बनकर रह जाती है। हो गया, हो गया। गु चेंग ने बीच में टोका, तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर मुझसे पूछो तो हमारी मोडू अकादमी सबसे ज्यादा संतुलित है। हमारे पास थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी। सबसे जरूरी बात, हमारे पास आग है। ये लिन ने बिना किसी हाव भाव के एक बात जोड़ी। सही है, आग। गु चेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। ये लिन 1 सेकंड के लिए चुप रही, फिर छिन रुलान की ओर मुड़ी। मैं अचानक समझ गई कि तुम अभी उससे बात क्यों नहीं करना चाहती थी, है ना? बड़ी मुश्किल से छिन रुलान और ये लिन एक बात पर सहमत हुई। चारों अकादमियों के टीचर एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। आसपास के डोंगहाई शहर के बड़े लोग हैरान परेशान होकर देख रहे थे। ये सब चारों टॉप अकादमियों के बड़े लोग हैं। सब्जी मंडी की तरह क्यों लड़ रहे हैं? सुजैन एक तरफ खड़ा था, उसके चेहरे की मुस्कान लगभग जम सी गई थी।
उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी में इतना आकर्षण होगा। चारों महान अकादमियों का एक साथ उसे चुनना, डोंगहाई शहर के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। लेकिन साथ ही उसके दिल में थोड़ी बेचैनी भी थी। सबकी नजरें सू चिंग्युए पर टिकी थी, सबकी उम्मीदें उस पर एक बोझ थी, और वो इंसान जो सच में अखाड़े के बीच में खड़ी थी। सुजैन की नजरें अनजाने में अखाड़े की दूसरी तरफ चली गईं। वहाँ काले बालों वाला एक लड़का धीरे धीरे मैदान में आ रहा था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सबकी नजरें अखाड़े के बीच में उस सफेद परछाई ने खींच ली थी। सू चिंग्युए ने आज सफेद कपड़े पहने थे, एक सादा सा लड़ाकू यूनिफॉर्म जिसमें कोई फालतू की सजावट नहीं थी। बस कलाई और कॉलर पर हल्के नीले रंग के बर्फ के क्रिस्टल का पैटर्न था। उसके लंबे बाल बंधे नहीं थे, बस कंधों पर यूं ही बिखरे हुए थे। वह अखाड़े के बीचों बीच चुपचाप खड़ी थी, उसके हाथ आराम से दोनों तरफ लटक रहे थे। उसकी नजरें सीधे सामने थी और वो कोई फालतू हरकत नहीं कर रही थी। कोई जानबूझकर बनाया गया पोज नहीं, बस एक सादा सा खड़ा होने का अंदाज। पूरे अखाड़े की आवाजें एक पल के लिए शांत हो गई। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी। उसके चारों ओर एक बहुत हल्की सी चमक दिखाई दी। यह उसकी क्षमता का असर नहीं था, बल्कि यह उसके शरीर में मौजूद एस श्रेणी की बर्फीली ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से बाहर निकलने से हो रहा था। हवा में मौजूद नमी उसके शरीर पर छोटे छोटे बर्फीले क्रिस्टल में जम गई, जो सूरज की रोशनी को परावर्तित कर रहे थे, जैसे किसी ने उसे तारों की चादर उड़ा दी हो। क्या खूब बर्फीली खूबसूरती है। पता नहीं किसने पहले ये तारीफ की और फिर तारीफों की जैसे बाढ़ आ गई। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, यही है इस श्रेणी की क्षमता वाली। सिर्फ वहाँ खड़े रहने से ही उसमें ऐसा हो रहा है। सू परिवार इस बार सच में बहुत आगे जाने वाला है। दिखने में भी कितनी सुंदर है। पूरे डोंगहाई शहर में ऐसी दूसरी नहीं मिलेगी। डोंगहाई शहर की तो बात ही छोड़ो, मुझे तो लगता है कि बड़े शहरों की राजकुमारियां भी इसके आगे कुछ नहीं है। वो शायद सिर्फ 18 साल की है ना? 18 साल की एस श्रेणी वाली। क्या भविष्य है इसका। मुख्य स्टैंड पर किन रुलान की आंखों में प्रशंसा और भी गहरी हो गई। एक बर्फीली क्षमता वाली सीनियर होने के नाते वो किसी से भी बेहतर जानती थी कि सू चिंग्युए का इस समय दिखाया गया और क्या मायने रखता है। ये बनावटी नहीं था, बल्कि बर्फीली क्षमता और उसके अपने स्वभाव का एक आदर्श मिश्रण था। इस तरह की हालत में एक क्षमता वाला व्यक्ति आम लोगों से कम 30% तेजी से आगे बढ़ेगा। जन्म से ही बर्फीले तत्व के लिए बनी है, किन रुलान ने धीरे से कहा। वाकई दुर्लभ है। ये लिन ने भी धीरे से सिर हिलाया। उसका स्वभाव सच में अच्छा है। पता नहीं असल में लड़ती कैसी है, ठीक ही होगी, किन रुलान ने कहा। लेकिन इस तरह की प्राकृतिक अनुकूलता पैदा नहीं की जा सकती। ले मिंग अपने गंजे सिर के साथ 2 बार हंसा। खैर जो भी हो, हमारी राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स टीम इस लड़की को जरूर लेगी। सपने में भी मत सोचना। 3 आवाजें एक साथ आई और अखाड़े के दूसरी तरफ के प्रवेश द्वार पर लिन ने भी सू चिंग्युए को देखा। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। 10 दिन से उसे नहीं देखा। वो सच में बदल गई है। चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि उसका स्वभाव एक ऐसे अनगढ़े हीरे की तरह है जिसे पहली बार तराशा गया हो, जिससे अंदर की कोमल चमक बाहर आ गई हो। लेकिन लिन का ध्यान जल्दी ही किसी और चीज पर चला गया। स्टैंड्स में भीड़ के बीच ग्रे रंग के लबादे पहने हुए 3 लोग। उनकी नजरें अखाड़े से एक पल के लिए भी नहीं हटी। बीच में मौजूद उस सफेद परछाई पर थी। लिन ने अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके होठों के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अच्छा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अखाड़े के बीच में सू चिंग्युए चुपचाप खड़ी थी। उसके सफेद कपड़े बर्फ जैसे थे, उसके काले बाल झरने जैसे थे। उसके चारों ओर एक हल्की बर्फीली नीली रोशनी थी। ये सरश्रेणी की बर्फीली ऊर्जा के स्वाभाविक रूप से बाहर निकलने का संकेत था। स्टैंड से तारीफों की आवाजें लगातार आ रही थी। यही है इस श्रेणी की बर्फीली क्षमता। सिर्फ खड़े रहने से ही नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है। उसकी क्षमता का जागृत रूप सामने आ गया है। बर्फीला फीनिक्स, ये तो बर्फीले तत्व के सबसे ऊंचे रूपों में से एक है। सू परिवार इस बार सच में बहुत आगे जाने वाला है। मुख्य स्टैंड पर किन रुलान ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों से प्रशंसा झलक रही थी। क्योटो अकादमी की एडमिशन डायरेक्टर होने के नाते उसने अनगिनत प्रतिभाशाली लोग देखे थे, लेकिन सू चिंग्युए जैसा कोई नहीं जिसका स्वभाव और क्षमता इतनी मिलती जुलती हो। सच में बहुत दुर्लभ थी। उसने धीरे से कहा। ये लिन ने अपने हाथ सीने पर बांध लिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाया। गु चेंग ने बिना जली सिगरेट मुंह में दबा रखी थी और अपनी आंखें सिकोड़कर अरीना में खड़ी सफेद कपड़ों वाली लड़की को देख रहा था।
उसने आलस भरे अंदाज में कहा, देखने में तो अच्छी है पर पता नहीं लड़ने में कैसी होगी। खूबसूरत गुड़ियाएं मैंने बहुत देखी हैं। तुम चुप ही रहो। छिन रुलान ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। मैं तो सच कह रहा हूँ। ली मिंग ने अपना गंजा सिर खुजाया और यह बताने ही वाला था कि शारीरिक ताकत ही सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वो अचानक रुक गया। वो तेजी से मुड़ा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें अरीना के दूसरे दरवाजे पर टिक गईं। वहाँ काले बालों वाला एक लड़का अरीना में दाखिल हो रहा था। लड़के का कद लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर था और उसका शरीर सुडौल और लंबा था। उसने सादे काले रंग के मार्शल आर्ट्स के कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा साफ सुथरा था, उसके नैन नक्श तीखे थे और उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा शांति और गंभीरता थी। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसकी पीठ पर बंधा लंबा भाला, जो उसके कद से भी ऊंचा था। वो गहरे स्लेटी रंग का था और उस पर अनगिनत खरोंचों के निशान थे। पंजों के निशान, दांतों के निशान, जलने के निशान, एक के ऊपर एक। ऐसा लगता था जैसे इन निशानों ने पूरे भाले को ढक लिया हो, लेकिन भाले की नोक बहुत ज्यादा चमकाई गई थी। धूप में वो एक ठंडी कातिलाना चमक बिखेर रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा है। अरीना में आने के बाद लड़का कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अरीना के बीच की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल न तो धीमी थी और न ही तेज। उसके काले कपड़े हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसकी पीठ पर बंधा लंबा भाला उसके कदमों के साथ धीरे धीरे हिल रहा था। शुरू में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, सबकी नजरें सू चिंग्युए पर थी। लेकिन जैसे जैसे वो अरीना के बीच की ओर बढ़ता गया, स्टैंड्स में मचा शोर धीरे धीरे कम होने लगा। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने कुछ किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके हर कदम के साथ अरीना की हवा भारी होती जा रही थी। उस एहसास को बयां करना मुश्किल है, जैसे तूफान से पहले की खामोशी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे अंधेरे में जाग रही हो। हवा में मौजूद बिजली के तत्व अनजाने में उसकी ओर खींचने लगे। उसके चारों ओर बिजली का एक ऐसा क्षेत्र बन गया जो नंगी आंखों से लगभग अदृश्य था। स्टैंड्स में बैठे कुछ तेज समझ वाले लोग, शक्तिशाली योद्धाओं के चेहरे का रंग सबसे पहले बदला। ये लड़का, छिन रुलान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वो कुछ सेकंड तक उस काले बालों वाले लड़के को घूरती रही, फिर उसकी भौहों के बीच की लकीरें और गहरी हो गई। उसे किसी और बात की चिंता हो रही थी। इस लड़के के कदम, सांसें और दिल की धड़कन तीनों एक बहुत ही सटीक तालमेल में थे। हर बार जब उसका पैर जमीन पर पड़ता तो उसका दिल ठीक एक धड़कन पूरी करता। हर सांस के साथ उसके शरीर का संतुलन थोड़ा सा बदल जाता। यह कोई पैदाइशी हुनर नहीं है, ये हजारों लाखों लड़ाइयों के बाद उसकी रग रग में बस चुकी एक आदत है। दिलचस्प, ये लिन ने अचानक कहा। उसकी आवाज में थोड़ी दिलचस्पी थी। इस लड़के ने बहुत मुश्किल लड़ाइयाँ लड़ी हैं। गु चेंग ने बिना जली सिगरेट को मुंह के बाएं कोने से दाएं कोने में किया। उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं। भाले पर बने निशान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इसने कम से कम 30 से ज्यादा राक्षसों को मारा है, और वो भी आमने सामने की टक्कर में। पंजों के सारे निशान भाले के सामने वाले हिस्से पर हैं, साइड में एक भी नहीं। इसका मतलब है कि वो हमलों से बचता नहीं है। ली मिंग की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। वो सामने से वार सहता है और जोरदार हमला करता है। ये भी दिखाता है कि वो बिल्कुल पागल है। गु चेंग ने बात पूरी की। मुख्य स्टैंड में बैठे डोंगहाई शहर के बड़े लोगों ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की। ब्लैक एबिलिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष जो बो की कलम रुक गई। उनकी बूढ़ी आंखों में एक तेज चमक दिखाई दी। सिटी डिफेंस आर्मी के डिप्टी कमांडर हान तेशान सीधे होकर बैठ गए। उनका दाहिना हाथ अनजाने में अपनी कमर पर बंधी तलवार की मूठ पर चला गया। सू जेन का चेहरा सबसे ज्यादा उतरा हुआ था। उसकी उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर इतनी कसकर जमी थी कि उसके पों सफेद पड़ गए थे। झाओली पास आया और धीमी आवाज में पूछा, भाई सू, तुमने नहीं कहा था कि वो लड़का एफ लेवल का है? सुजैन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि क्या जवाब दे। एफ लेवल, एक एफ लेवल वाले में ऐसी शक्ति? लेकिन अवेकनिंग डे का रिकॉर्ड गलत नहीं हो सकता। अवेकनिंग स्टोन ने साफ साफ दिखाया था कि वो एफ लेवल का थंडर टाइप है। पूरे डोंगहाई शहर में हर कोई यह बात जानता है। जब तक कि उस लड़के ने अवेकनिंग डे के बाद सिर्फ 10 दिनों में अपनी एफ लेवल की ऊर्जा को ए लेवल तक न बढ़ा लिया हो। और वैसे भी विकसित होने वाले एबिलिटी यूजर्स बहुत कम हैं। हाँ, नामुमकिन है। एबिलिटी का लेवल बढ़ाना किसी पड़ाव को पार करने से 10 गुना ज्यादा मुश्किल है। कितने ही एबिलिटी यूजर्स अपनी पूरी जिंदगी में एक लेवल भी नहीं बढ़ा पाते। 10 दिन एफ से, ये कैसा मजाक है। जब सब लोग अपने अपने ख्यालों में खोए थे, तब वो काले बालों वाला लड़का अरीना के बीच में चला गया।
वो सू चिंग्युए से करीब 20 मीटर की दूरी पर रुका। फिर उसने पीछे हाथ बढ़ाकर अपना भाला पकड़ लिया। उसने निशानों से भरा वो लंबा भाला नीचे उतारा। भाले का सिरा जमीन से टकराया। धड़ाम, एक भारी गूंज हुई। पूरे मैदान में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। काले बालों वाले उस लड़के ने सिर उठाया। उसकी नजरें अरीना के पार गईं और मुख्य स्टैंड पर बैठे सुजैन को देखने लगी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन पूरे अरीना में साफ साफ गूंज रही थी। 10 दिन का वादा, मैं वादे के मुताबिक आ गया हूँ। हर एक शब्द जमीन में कील की तरह गड़ रहा था। चलो पुराने हिसाब किताब बराबर कर ले। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसके शरीर से एक ऐसी शक्ति निकली जो आंखों से नहीं दिख सकती थी। वो किसी एबिलिटी का दबाव नहीं था। उसकी थंडर एबिलिटी तो बस ए लेवल की थी। वो दबाव डालने के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थी। वो कुछ और ज्यादा शुद्ध चीज थी। वो अनगिनत जानलेवा लड़ाइयों से पैदा हुई जान लेने की नीयत थी। स्टैंड में बैठे आम दर्शकों को लगा जैसे उनकी सांसें रुक गई हो, जैसे उनके सीने पर किसी ने भारी चीज रख दी हो। छिन रुलान को ये ज्यादा साफ महसूस हुआ और वो झटके से खड़ी हो गई। ये लिन की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गई। लेई मेंग का हाथ अनजाने में ही मुट्ठी में बदल गया। गु चेंग ने आखिरकार सिगरेट होल्डर अपने मुंह से निकाल दिया। चारों बड़ी अकादमियों के टीचरों ने भी मजा देखने वाला अपना रवैया छोड़ दिया। उन्हें लगा था कि आज का मैच एक तरफा होगा। एक एस लेवल का आइस टाइप एफ लेवल वाले के खिलाफ। नतीजा तो पहले से ही तय था। वो लोग यहाँ सिर्फ सू चिंग्युए के लिए आए थे। वो एफ लेवल वाला लड़का तो बस एक बहाना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। सू ज़ेन धीरे धीरे खड़ा हुआ। सू परिवार का मुखिया होने के नाते और इस मुकाबले को शुरू करने वाले के तौर पर उसे कुछ तो कहना ही था। यही नियम था और यही सम्मान की बात भी थी। आप सब, उसने अपना गला साफ किया। शांत अरीना में उसकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही थी। आज मेरे सू परिवार और लिन परिवार के बीच एक समझौता हुआ है। लिन युआन और चिंग्युए ने एक मुकाबले का वादा तय किया था। जो जीतेगा। धड़ाम, एक जोरदार आवाज ने उसकी बात काट दी। लिन के हाथ में मौजूद भाले ने एक बार फिर जमीन पर वार किया। इस बार की ताकत पिछली बार से दोगुनी से भी ज्यादा थी। भाले का सिरा जमीन से टकराया और टूटे हुए पत्थर चारों ओर बिखर गए। एक शॉकवेव, जिसे आंखों से देखा जा सकता था, उसके चारों ओर फैल गई, जिससे चारों तरफ धूल का गुबार उठ गया। बातें बंद करो। काले बालों वाले लड़के ने सिर उठाया। उसकी नजरें टिकी हुई थीं। सू ज़ेन के मुंह का कोना थोड़ा खींच गया। चारों टॉप अकादमियों के टीचरों के सामने, पूरे डोंगहाई शहर के सभी बड़े और नामी लोगों के सामने, एक 18 साल के लड़के ने इस तरह उसकी बात काट दी। ये तो सीधे सीधे उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था, लेकिन वो आखिर सू परिवार का मुखिया था। उसमें थोड़ा बहुत सब्र तो था ही। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी उबलती हुई भावनाओं को दबा दिया। उसके चेहरे पर फिर से एक शालीन मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसकी आवाज में एक हल्की सी ठंडक थी जिसे महसूस करना मुश्किल था। तो फिर शुरू किया जाए। जैसे ही यह बात खत्म हुई, अखाड़े के बीच में दो निगाहें हवा में एक दूसरे से टकराईं। सू चिंग्युए ने अपने सामने खड़े काले बालों वाले लड़के को देखा। 10 दिनों में ही वो बहुत बदल गया था। उसकी त्वचा थोड़ी काली पड़ गई थी, जो बंजर जमीन की धूप में रहने से हुई थी। उसके चेहरे की लकीरें और भी सख्त हो गई थीं, जो इन 10 दिनों की आंधी और बारिश ने तराशी थी। उसकी पीठ पर रखे लंबे भाले पर अनगिनत खरोंचों के निशान थे। हर एक निशान मानो चुपचाप बता रहा था कि इन 10 दिनों में उसने क्या क्या झेला है। लेकिन उसकी आंखें नहीं बदली थी। वो अब भी 10 दिन पहले की तरह ही शांत थी और स्थिर। लिन, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कई तरह के मिले जुले भाव थे। तुम आ गई। लिन युआन ने उसे देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं आ गया। सू चिंग्युए एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक बर्फीली नीली रोशनी चमकी। जब रोशनी हटी तो उसके हाथ में एक लंबी तलवार आ गई। तलवार की धार पतली और लंबी थी। उसका पूरा शरीर बर्फ के क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था और मूठ के पास पंख फैलाए एक बर्फीले फीनिक्स का आकार बना था। दोनों पंख दोनों तरफ फैले हुए थे, जो तलवार पकड़ने वाले हाथ की रक्षा कर रहे थे। ये सू चिंग्युए ने अपनी ऊर्जा से बनाया था, जिसमें सिर्फ एक निचले स्तर की शक्ति थी। हर बार जब उस पर रोशनी की चमक घूमती तो तलवार से बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल झड़ते थे। एस रैंक की बर्फीली क्षमता, बर्फीला फीनिक्स, हड्डी तपाने का छठा स्तर। तीसरी परत। सू चिंग्युए के तलवार पकड़ने का तरीका बहुत ही पेशेवर था। साफ था कि उसने तलवारबाजी की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। तलवार की नोक तिरछी होकर जमीन की ओर थी।
उसका शरीर थोड़ा झुका हुआ था और बायां हाथ हल्के से दाहिनी कलाई पर रखा था। ये सू खानदान की पुश्तैनी तलवारबाजी का शुरुआती पोज था। मैं कोई रियायत नहीं करूंगी, उसने कहा। मैं भी यही चाहता हूँ। लिन ने अपना लंबा भाला अपने सामने आड़ा कर लिया। भाले की नोक सीधे सामने की ओर थी। उसके शुरुआती पोज में कोई दिखावा नहीं था, ना तो कोई खानदानी तरीका था और न ही किसी मशहूर गुरु की सिखाई हुई कला का निशान। ये तो बस एक ऐसा पोज था जो उसने बंजर जमीन पर 10 दिनों तक राक्षसों को मारने के बाद खुद से खोज कर निकाला था। दोनों पैर बराबर दूरी पर खुले थे, घुटने थोड़े मुड़े हुए थे। शरीर का सारा वजन नीचे की ओर था और दोनों हाथों से भाला पकड़ा हुआ था। दाहिना हाथ आगे और बायां हाथ पीछे था। भाले का डंडा बांह के निचले हिस्से से सटा हुआ था। एकदम सादा, कोई भी फालतू हरकत नहीं। छिन रुलान की भौहें और भी सिकुड़ गई। वो समझ गई थी इस लड़के की भाला चलाने की कला किसी गुरु की सिखाई हुई नहीं थी, या यूं कहें कि उसके गुरु तो बंजर जमीन पर मारे गए वो राक्षस थे। उसका हर एक दांव, हर एक चाल असली लड़ाई में तराशी गई थी। उसमें जरा सा भी दिखावा नहीं था। सब कुछ सिर्फ दुश्मन को सबसे तेजी से, सबसे बेरहमी से और सबसे असरदार तरीके से गिराने के लिए था। भाला चलाने का ये तरीका देखने में अच्छा नहीं था। अखाड़े के अंदर की हवा जैसे जम सी गई थी। सब मुकाबला शुरू होने के उस पल का इंतजार कर रहे थे। सुबह की रोशनी अखाड़े पर ऊपर से पड़ रही थी। वो रोशनी दोनों हथियारों पर चमक रही थी। एक तलवार जिस पर बर्फ के क्रिस्टल घूम रहे थे, बेहद खूबसूरत और शानदार, और एक भाला जिससे जान लेने का इरादा साफ झलक रहा था। सू छिंग्युए ने पहले हरकत की। उसने अपनी तलवार की नोक से जमीन पर हल्का सा छुआ। उसका पूरा शरीर एक सफेद परछाई में बदलकर आगे लपका और हाथ में थामी आइस फीनिक्स तलवार ने बर्फीली नीली रोशनी की एक लकीर खींच दी। तलवार की धार जहां से भी गुजरी, हवा की नमी तुरंत बर्फ के छोटे छोटे कणों में जम गई। पहली तलवार सीधा वार, एक साधारण सा वार था, लेकिन एस क्लास की बर्फीली ताकत के साथ। तलवार की नोक पर आंखों से दिखने वाली बर्फ जम गई और हवा को चीरती हुई एक तीखी आवाज के साथ लिन के सीने की तरफ बढ़ी। लिन युआन पीछे नहीं हटा। उसने हाथ में भाला घुमाया। भाले की नोक नीचे से ऊपर की ओर उछली और नोक पर बिजली की चमक कौंध गई। जिस पल भाले की नोक और तलवार की धार टकराई, मैदान की हवा में एक धमाका हुआ। नीले बर्फीले क्रिस्टल और चांदी जैसी बिजली की चमक आपस में उलझ गई और एक तीखी चीख निकली। टक्कर वाली जगह से ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गई, जिससे जमीन की धूल उड़ गई। दर्शकों की जगह के किनारे पर एक भूरे रंग की शॉकवेव फैल गई। सू छिंग्युए को बस इतना महसूस हुआ कि जिस हाथ से उसने तलवार पकड़ी थी, उसकी हथेली पर जोर का झटका लगा। तलवार से आने वाली ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो किसी हम उम्र ताकत वाले की ताकत बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी हिम फीनिक्स तलवार लगभग हाथ से छूटकर उड़ ही गई थी और वो उस झटके के सहारे पीछे की ओर हट गई। उसने जमीन पर 3-4 बार पैर टिकाए, तब जाकर मुश्किल से खुद को संभाल पाई। उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी, जबकि दूसरी तरफ लिन। भाला अभी भी ऊपर की ओर उठाए हुए था और नोक पर बची हुई बिजली की चमक चटक रही थी, जिससे उसका आधा चेहरा रोशनी और अंधेरे में दिख रहा था। उसकी सांसें एकदम शांत थी। उसके कदम स्थिर थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर कोई भाव भी नहीं बदला था। उसके लिए अभी अभी हुआ वो वार वार्म अप भी नहीं था। फिर से आओ। उसकी आवाज बहुत शांत थी। उसमें उकसाने का कोई भाव नहीं था, लेकिन सू छिंग्युए का दिल जोर से बैठ गया। छिन रुलान का शरीर हल्का सा आगे झुका और उसकी उंगलियां अनजाने में कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। पहला चरण, छठा स्तर। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। क्या उस लड़के की बिजली वाली ताकत पहले चरण, छठे स्तर की है? छिन रुलान की आंखों की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। और ऐसा नहीं है कि उसने अभी अभी ये स्तर हासिल किया हो। उसकी ऊर्जा की लहरें बेहद स्थिर हैं। उसकी नींव ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये लिन की भौहें तन गईं। बेशक उसे छिन रुलान के अंदाजे पर भरोसा था। एक बर्फीली ताकत वाली होने के नाते उसकी महसूस करने की क्षमता यहाँ मौजूद सभी लोगों में टॉप 3 में थी। लेकिन सवाल ये था कि 10 दिन पहले अवेकनिंग डे पर उसका रिकॉर्ड फ क्लास का था, यानी फेल। ये लिन की आवाज में गहरा अविश्वास था। 0 से पहले चरण, छठे स्तर तक। तभी बीच में गू छिंग की आवाज आई। वो आदमी जो हमेशा ऐसा दिखता था जैसे नींद में हो। इस वक्त उसने होठों में दबी सिगरेट हाथ में ले ली थी। उसकी आंखें सिकुड़कर एक पतली लकीर बन गई थी। उसकी नजरें मैदान में उस काले बालों वाले लड़के पर टिकी थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी।
उसके तुरंत बाद दोनों आंखें। गुओ वू अकादमी अपनी शारीरिक कलाओं के लिए जानी जाती है। शरीर की बनावट की उनकी समझ बाकी 3 स्कूलों से कहीं बेहतर है। लेई मेंग का शारीरिक कलाओं का इंस्ट्रक्टर बनना दिखाता है कि उसकी नजरें तेज हैं। अभी तक उसका पूरा ध्यान सू चिंग्युए पर था। अब गु छेंग के याद दिलाने पर उसने पहली बार लिन को सच में ध्यान से देखा और फिर उसके चेहरे का रंग बदल गया। मार्शल आर्ट्स करने वालों की हड्डियां और मांसपेशियां आम लोगों से अलग होती हैं। हड्डियों को तपाने के दौर जितने ज्यादा होते हैं, ये बदलाव आम लोग नहीं देख सकते, लेकिन लेई मेंग जैसे शारीरिक कलाओं के माहिर की नजरों में ये रात के अंधेरे में लाइटहाउस की तरह साफ दिखता है। उसने लिन की उंगलियां देखी जिनसे उसने भाला पकड़ा हुआ था। हर उंगली के जोड़ की बनावट लगभग एक परफेक्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर जैसी थी। उसने देखा कि जब लिन ताक लगाता था तो उसकी कलाई और कोहनी की हड्डियां कैसे हिलती थी। जिस तरह की रवानी थी वो 3-4 दौर की ट्रेनिंग से हासिल नहीं की जा सकती। उसने देखा कि जब लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो पैर के अंगूठे से लेकर टखने, फिर घुटने और कूल्हे तक ताकत की उस पूरी चेन में हर हड्डी बिल्कुल सटीक तरीके से ताकत को आगे बढ़ा रही थी। ताकत का नुकसान लगभग 0 था। लेई मेंग का गला एक बार ऊपर नीचे हुआ। 8 दौर। उसकी आवाज थोड़ी सूखी हुई थी। कम से कम 8 दौर। जैसे ही ये बात कही गई, मॉडल आसपास मौजूद हर किसी के हाव भाव बदल गए। छिनरुलान ने झटके से उसकी तरफ सिर घुमाकर देखा। तुम्हें यकीन है? मैं फिजिकल कॉम्बैट सिखाता हूँ, लेई मेंग ने गहरी आवाज में कहा। 4 से नीचे के बोन टेम्परिंग स्टेज। उस लड़के की हड्डियों की बनावट, ताकत लगाने का तरीका, जोड़ों की हरकत की क्षमता, सब कुछ 7वें स्टेज से ऊपर है। 7वां स्टेज तो पक्का है। 80% उम्मीद है कि 8वां स्टेज है। वो एक पल के लिए रुका और फिर एक ऐसी बात कही जिसने सबको खामोश कर दिया। और तो और, उसका बोन टेम्परिंग दवाइयों से बढ़ाया गया कोई दिखावा नहीं है। हड्डियों की बनावट कुदरती है। उसकी नींव बहुत मजबूत है। इसे असली लड़ाई में मेहनत करके बनाया गया है। मुख्य स्टैंड पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। चारों बड़ी अकादमियों के टीचर कुछ नहीं बोल रहे थे। ये सब दुनिया देखे हुए लोग थे। चारों बड़ी अकादमियों में 5वें स्टेज का बोन टेम्परिंग कोई अनोखी बात नहीं थी। जिन्हें खास तौर पर भर्ती किया गया हो, उनमें से कौन जीनियस नहीं होता? उन पर संसाधन जो लगाए जाते हैं। 6ठा स्टेज भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7वें स्टेज के ऊपर सब कुछ अलग है। 7वें स्टेज के ऊपर सिर्फ संसाधन और टैलेंट ही नहीं, बल्कि बोन टेम्परिंग से होने वाले दर्द को सहने की भी जरूरत होती है। वो ऐसा तेज दर्द होता है जो हड्डियों के अंदर तक महसूस होता है। थोड़ी भी कमजोर इच्छा शक्ति वाला इंसान तो उसी वक्त दर्द से बेहोश हो जाए। जो 8वें स्टेज को पार कर पाते हैं, वे सब ऐसे लोग होते हैं जिनकी इच्छा शक्ति किसी जानवर की तरह मजबूत होती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि लिन नाम का ये लड़का 10 दिन पहले तक सिर्फ एक एफ रैंक का था। उसके पास न तो परिवार के संसाधन थे, न ही किसी जाने माने गुरु का साथ। बिना किसी बाहरी मदद के एफ रैंक से ई रैंक तक, 0 से स्टेज 1 के 6ठे लेवल तक, एक आम इंसान से 8वें स्टेज के बोन टेम्परिंग तक। इसे अब सिर्फ जीनियस शब्द से नहीं समझाया जा सकता। गु चेंग अचानक हंस पड़ा। उसने सिगरेट वापस अपने मुंह में रखी और अस्पष्ट रूप से कुछ बड़बड़ाया। मजेदार, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अरीना के बीचों बीच लड़ाई अभी भी जारी थी। सू चिंग्युए अब उसे आजमा नहीं रही थी। उसने पाया कि वो चाहे जैसे भी हमला करे, कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी तलवार तेज थी, लेकिन लिन का भाला उससे भी तेज था। उसकी बर्फीली ताकत का दायरा बहुत बड़ा था, लेकिन लिन की बिजली वाली ताकत में धमाका करने की क्षमता ज्यादा थी। वो अपनी चाल बदलती तो लिन उससे भी तेजी से अपनी चाल बदल लेता। उसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे लिन हमेशा उसके अगले कदम का अंदाजा लगा लेता था। हर बार जब वो ताकत लगाने की तैयारी करती, लिन के भाले की नोक पहले से ही उसके उस जोड़ की तरफ इशारा कर देती जिसका वो इस्तेमाल करने वाली थी। हर बार जब वो एक बड़े दायरे वाली बर्फीली स्किल का इस्तेमाल करने के लिए दूरी बनाना चाहती, लिन की बिजली पहले ही उसके भागने का रास्ता रोक देती। आखिरी पल में लिन की ताकत अचानक बदल जाती और वो उसके दांव को खाली कर देता। ये लेवल का फर्क नहीं था, ये लड़ाई के तजुर्बे में पूरी तरह से कुचला जाना था। सू चिंग्युए ने अपने होंठ काटे और आइस फीनिक्स तलवार ने उसके सामने एक गोलाकार लकीर खींची। उसने अपनी पूरी बर्फीली ताकत का इस्तेमाल किया। तलवार की धार जहां से भी गुजरी, जमीन पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई और उस बर्फीली सतह से अनगिनत बर्फीले तीर तेजी से निकले और चारों तरफ से लिन की ओर चुभने लगे। ये सू परिवार की खानदानी तलवारबाजी का सबसे खतरनाक दांव था। शूंग हुआ मानथ्यान।
लिन युआन का जवाब बहुत सीधा था। उसने लंबा भाला अपनी कमर पर घुमाया। उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर घूम गया और शक्तिशाली भाले ने बिजली के साथ एक गोलाकार घेरा बनाया। लेई सो च्यो श्याओ पहला रूप। भाले की रफ्तार वसंत की पहली बिजली की कड़क जैसी थी। तेजी से आ रहे वो बर्फीले तीर बिजली की रोशनी में धूल बन गए और बर्फीली जमीन भाले की हवा से फट गई। बर्फ के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। सू चिंग्युए ने अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक चांदी जैसी सफेद रोशनी की लकीर को बड़ा होते देखा। उसने अनजाने में ही अपनी तलवार से बचाव किया। एक जोरदार आवाज हुई। आइस फीनिक्स तलवार पर एक बारीक दरार आ गई। सू चिंग्युए लगातार 7 कदम पीछे हटी। हर कदम जमीन पर एक गहरा निशान छोड़ रहा था। आखिरकार उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसके माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आ गईं और तलवार पकड़े हुए हाथ हल्के से कांप रहे थे। जबकि दूसरी तरफ लिन की सांसें अब भी स्थिर थीं। उसने पीछा तक नहीं किया, बस अपनी लंबी तलवार फिर से अपने सामने कर ली। वो शांति से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं था, कोई मजाक नहीं, यहाँ तक कि कोई उत्साह भी नहीं। बस एक ऐसी शांति थी जो दिल को ठंडा कर दे। सू चिंग्युए अचानक समझ गई। शुरू से आखिर तक लिन ने उसे कभी भी अपना असली प्रतिद्वंद्वी नहीं माना था। ये तिरस्कार नहीं था, बल्कि इन 10 दिनों में उसने जिन लोगों का सामना किया था वे उससे कहीं ज्यादा भयानक थे। सू चिंग्युए ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो उसकी आंखों से घबराहट और हिचकिचाहट गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। उसने अपने बाएं हाथ से स्टोरेज रिंग को छुआ और बर्फीली नीली रोशनी का एक स्तंभ आकाश की ओर उठ गया। रोशनी के छटने के बाद सू चिंग्युए के हाथ में एक तलवार आ गई। पिछली आइस फीनिक्स स्वॉर्ड से अलग इस तलवार का ब्लेड ज्यादा लंबा और पतला था। इसका पूरा शरीर लगभग पारदर्शी गहरे नीले रंग का था। ब्लेड से बहने वाली बर्फीली ऊर्जा इतनी घनी थी कि वो लगभग तरल में बदलने वाली थी। प्रकाश की हर एक लहर के साथ हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड चारों ओर फैल रही थी। ए ग्रेड आइस कोल्ड स्वॉर्ड। इस तलवार के आते ही पूरे मैदान का तापमान कम से कम 10 डिग्री गिर गया। सुजैन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। यह ए ग्रेड आइस कोल्ड स्वॉर्ड उसने एक बड़ी कीमत पर क्योटो की नीलामी में खरीदी थी। असल में ये सू चिंग्युए के लेवल 2 पर पहुंचने के बाद इस्तेमाल करने के लिए थी, लेकिन आज के मुकाबले के लिए उसने ये तलवार उसे पहले ही दे दी थी। ए ग्रेड के हथियार एक योद्धा को जबरदस्त ताकत देते हैं। लेवल 1 के तीसरे स्तर की सू चिंग्युए इस तलवार के साथ लगभग लेवल 2 के बराबर की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती थी। वो तलवार छिनरुलान ने भौहें सिकोड़ी और सुजैन पर एक नजर डाली। अपनी पारखी नजरों से वो निश्चित रूप से बता सकती थी कि यह तलवार लेवल 1 के योद्धाओं के मुकाबले में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। नियम सू परिवार द्वारा बनाए गए थे। रेफरी को सू परिवार ने ही बुलाया था। अगर वे खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो एक बाहरी व्यक्ति होकर क्यों बीच में बोले। वो तो बस उस काले बालों वाले लड़के को लेकर उत्सुक थी। लिन ने सू चिंग्युए के हाथ में उस बर्फीली तलवार को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। अच्छी तलवार है, उसने कहा। लिन, सू चिंग्युए ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली। तलवार की नोक उसकी ओर थी और उसकी आवाज में एक ऐसी कपकपी थी जिसे वो खुद भी महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं मानती हूँ कि तुम बहुत मजबूत हो, मेरे पिता से भी 100 गुना ज्यादा मजबूत, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हार जाऊंगी, और मैं हारना भी नहीं चाहती, मुझे पता है। उसने अपनी तलवार की नोक सीधे आगे की ओर की। उसकी आवाज बहुत शांत थी, जैसे कि वो किसी बहुत मामूली सी बात के बारे में कह रहा हो। इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। सू चिंग्युए ने और कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और पैरों से जोर लगाकर आगे बढ़ी। वो सफेद रोशनी की एक लकीर में बदल गई और आगे बढ़ गई। उसके हाथ में मौजूद आइस कोल्ड स्वॉर्ड से 3 मीटर लंबी बर्फीली नीली ऊर्जा की एक लहर निकली। जहां से भी तलवार की ऊर्जा गुजरती, जमीन पर एक गहरी खाई बन जाती। खाई के दोनों तरफ मोटी बर्फ जम गई और हवा में बर्फ के छोटे छोटे फाहे तैरने लगे। वे तलवार की ऊर्जा के चारों ओर घूमते और नाचते हुए एक छोटा बर्फीला तूफान बना रहे थे। इस एक हमले की ताकत लेवल 2 के बेहद करीब थी। स्टैंड में मौजूद दर्शक अपनी सांसें रोके हुए थे और फिर उन्होंने लिन को हिलते हुए देखा। वह न तो पीछे हटा, न ही उसने बचने की कोशिश की। उसके पैरों के नीचे की टाइलें टूट गई, नहीं, फट गई। टूटे हुए पत्थर एक अनदेखी शक्ति से ऊपर की ओर उछले और बीच हवा में ही बिजली की चमक से धूल में बदल गए। 9 चक्र अस्थि शोधन की शक्ति पहली बार बिना किसी रोक टोक के बाहर निकली।
वो शक्ति नीचे से उठी, पिंडलियों, घुटनों, जांघों, कमर और पेट, पीठ, कंधों और बाजुओं से होकर गुजरी। अंत में वो भाला पकड़े दोनों हाथों में जमा हो गई। इस पल 9 चक्र की नसों और हड्डियों की शक्ति का स्रोत पूरी तरह से सक्रिय हो गया। उसने अपने पूरे शरीर की ताकत को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली हल्के से मुड़ी। किसी ने भी इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लिन को ही पता था। जैसे ही उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली मुड़ी, सू छिंग्युए के चारों ओर का स्थान 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए जम गया। ये समय का रुकना नहीं था। अपने वर्तमान समय काल प्रणाली के दूसरे स्तर के साथ वो अभी तक सचमुच में समय को नहीं रोक सकता था। बस उसकी हरकतों के बीच उसने जबरदस्ती एक पल का खालीपन डाल दिया। इस एक पल के खालीपन ने उसकी तलवार की ऊर्जा के रास्ते में बाल बराबर का भटकाव पैदा कर दिया और लिन का भाला उसी भटकाव से होकर अंदर घुस गया। भाले की नोक पर बिजली की चमक उठी। चांदी जैसी सफेद बिजली की लकीरें भाले पर फैल गई और उसके चारों ओर बिजली का एक घेरा बन गया। हवा में ओजोन की गंध और बिजली की कड़कड़ाहट भर गई। 9 आसमानों में गरजती बिजली तीसरा रूप। गरज, कोई आजमाइश नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, कोई दिखावटी तकनीक नहीं, बस एक सबसे शुद्ध और सीधा प्रहार। लंबा भाला सीधे बर्फीले तूफान के केंद्र में जा घुसा। बर्फ और बिजली टकराई। मोई अरीना के बीचों बीच ऊर्जा का एक बड़ा तूफान फट पड़ा। स्टैंड्स की अगली कतार में बैठे दर्शक झटके की लहर से पीछे की ओर झुक गए। किसी की टोपी तो सीधे उड़ ही गई। फिर तूफान में से एक सफेद परछाई पीछे की ओर उड़ती हुई निकली। सू छिंग्युए, उसके हाथ से बर्फीली तलवार छूटकर उड़ गई। वो हवा में घूमी और 10 मीटर दूर जमीन में तिरछी जा धंसी। तलवार पर मौजूद बर्फीली नीली रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई। वो 3-4 मीटर तक घिसटने के बाद रुकी। उसके सफेद कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। उसके लंबे बाल बगल में बिखरे पड़े थे और होठों के कोने से खून की एक लकीर बह निकली। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा हिली, उसकी दाहिनी बांह में तेज दर्द की एक लहर दौड़ गई। हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन अभी अभी हुए भाले के प्रहार के झटके से उसके लिगामेंट्स को काफी चोट पहुंची थी। उसने दांत बींचकर अपना सिर उठाया। तूफान के केंद्र में लिन भाला पकड़े खड़ा था। उसके काले कपड़ों पर पाले की एक पतली परत जम गई थी। यह उसी तलवार के वार का असर था। उसके बाएं गाल पर खून का एक हल्का सा निशान था, जो बर्फ के एक टुकड़े से खरोंच लगने से बना था। इसके अलावा उसे कोई और चोट नहीं आई थी। लंबे भाले की नोक सू छिंग्युए से 3 इंच पहले आकर रुक गई। उसने भाला पीछे खींच लिया। वो एक कदम पीछे हटा। तुम हार गई। पूरे मैदान में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। किसी ने तालियां नहीं बजाई, यहाँ तक कि कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। सभी की नजरें मैदान के बीच में खड़े उस काले बालों वाले लड़के पर टिकी थी। सबके चेहरे पर एक जैसे भाव थे, हैरानी, उलझन और अविश्वास।